ओके सो ग्रेट, लेट अस बिगिन नाउ। सो मेरी आवाज़ जा रही है? मैं दूसरे आईडी से आया हूँ क्योंकि लैपटॉप में आई एम पुटिंग द थिंग्स ऑन रिकॉर्डिंग, क्योंकि बहुत लोगों ने रिकॉर्डिंग की डिमांड करी है। सो मेरी आवाज़ सही सही जा रही है आप लोगों को? प्लीज़ एक बार कोई भी कंफर्म कर दीजिए। यस सर। ओके, थैंक यू सो मच। चलिए ठीक है, शुरू करते हैं। So can you see my screen? Okay, great. एंड आप लोगों में से बाकी जो भी है प्लीज़ म्यूट कर लीजिएगा। सो इट इज़ पहले हम 2025 पेपर 1 से शुरुआत करते हैं। सो जितना देखा मैंने कि so this is paper 1 and we can see that the questions were doable. For example 1 का B देख लो, it was easy. C, D and E, they all were easy. The only the bouncer question was this 1A, और ये in fact it was analytical. So इसको even it was on the 10 marks, still इसमें effort 20 marks वाला लगने वाला था। तो बेस्ट पार्ट वाज दैट कि आप इसको छोड़ ही देते, तो इसको करने का कोई पॉइंट नहीं था। एंड इसके बाद आप बहुत सारे एक क्वेश्चन और भी था ये, जो कि थोड़ी एनालिटिकल स्केल पे थी, एंड इट वाज द टर्नरी सिस्टम वाला, क्योंकि गिब्स स्पेस रूल कैसे लगेगा कैसे नहीं लगेगा, स्टिल इट वाज लिटिल बिट ऑफ एनालिटिकल। बाकी जो था पीवाईक्यू के हिसाब से ही था। जैसे ये देख लो क्वेश्चन 7B जो था, इट इज ऑन द 15 मार्क्स, और ये पीवाईक्यू का रिपीटेशन ही है और कुछ भी नहीं था, है ना, जिस पे उन्होंने वेंडर वाल के बारे में बात करी है। ये क्वेश्चन 20 मार्क्स से पहले शायद 10 या कम मार्क्स में आ चुका था। अब रिलेटिवली इस पेपर में आप ध्यान दोगे तो जो भी नए पेपर हैं उनमें 4 ही सेग्रीगेशन है, 5 मार्क्स, 10 मार्क्स, 15 मार्क्स एंड 20 मार्क्स। तो ये सबसे हाईएस्ट मार्क्स इन्होंने इस बार डिवोट करा है इस इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के स्फीयर वाले प्रॉब्लम में, ठीक है। तो ये भी पीवाईक्यू पे ही था। अब इन्होंने क्या किया कि बस स्कोप एक्सपेंड कर दिया, मतलब कि हमें बेटर तरीके से ज़्यादा डेप्थ में आंसर करने की ज़रूरत है। सो दैट वाज द ओनली रिक्वायरमेंट हियर। और जो बेसिक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वो बहुत ही बेसिक है। एंड कल किसी ने मुझसे पूछा था कि क्या कंसेप्चुअल क्वेश्चन की रेलेवेंस कम हो गई है और उन क्वेश्चंस की रेलेवेंस बढ़ गई जो न्यूमेरिकली अप्लाइड हैं। तो द आंसर इज नो, कंसेप्चुअल क्वेश्चन की रेलेवेंस अभी भी उतनी ही है। और न्यूमेरिकल क्वेश्चन बिना कंसेप्चुअल क्वेश्चन के बेस हुए आप सॉल्व भी नहीं कर सकते हो। तो कंसेप्ट और अभी भी आप ड्रॉप नहीं कर सकते हो कि अगर आपने न्यूमेरिकल सॉल्व करना शुरू कर दिया, जैसे कि जेई में करते हैं, है ना, दे सॉल्व मोर एंड मोर एंड मोर, ठीक है। और कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग थोड़ी कम भी हो तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, बस प्रॉब्लम को डिबंक करने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए, तो उनकी हो जाती है रिवर्स इंजीनियरिंग से। उनको कंसेप्ट भी पता होता है और उनको प्रॉब्लम सॉल्व करना भी आता है। तो वी कैनॉट स्किप दिस कंसेप्चुअल पार्ट, क्योंकि अभी मैंने डाला था एक, जो अगर आप टेलीग्राम ग्रुप में अगर आप मैसेज खोल के देखेंगे तो देर इज वन थिंग जो वहाँ पे है कि अगर आप हाइब्रिड क्वेश्चन देख लो जो कि प्रॉपर एनालिटिकल है, तो ओवरऑल दोनों पेपर से आप 56-57 क्वेश्चन आप ये कर सकते हो, क्योंकि कई बार एक क्वेश्चन के भी 2 पार्ट होते हैं। तो इस तरीके से 57 क्वेश्चन मैंने नोटिस करा है इंडिविजुअल तरीके से। उन आउट ऑफ दोज 57 क्वेश्चंस अगर मैं बात करूं, ओवरऑल पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों कर देते हैं। So out of those 57 questions, there were 11 questions of analytical type, and there were around 19 questions which were deeply conceptual, or not deeply but they are conceptual, okay.
and then 10 questions were still direct derivation. So you can see that it is 30-40 questions are mostly around concepts only. Up sometime you are going to get more concept, sometime you are going to get less, बट कंसेप्चुअल क्वेश्चन ही है। और कंसेप्चुअल क्वेश्चन कहने का मतलब बड़ा सिंपल सा है कि जैसा हम फिजिक्स के बुक्स में पढ़ते हैं कि फिजिक्स में पहले ऑथर उसकी एक एनालिटिकल आर्गुमेंट डालता है जिसमें वो बस बातें करेगा लंबे लंबे पैराग्राफ्स में। तो एनालिटिकल आर्गुमेंट फिजिक्स में बहुत जरूरी होती है, और जब एक बार एनालिटिकल आर्गुमेंट लिख देते हैं तो भी उसके मैथड तब जाके उसके बारे में मैथमेटिकल सब्सटेंशिएशन हम करते हैं। आपने जितने भी स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक देखी होगी फिजिक्स की, सब में यही दो इम्पोर्टेंट पार्ट होती है, एंड दिस टू इम्पोर्टेंट पार्ट एक्चुअली कंस्टिट्यूट अ गुड आंसर। ओके, सो दिस इज व्हाट। और अगर बात करें प्योर न्यूमेरिकल क्वेश्चन की, तो प्योर न्यूमेरिकल क्वेश्चन इज अराउंड 17 ओवरऑल, ठीक है। बट दिस प्योर न्यूमेरिकल क्वेश्चन डोंट कंस्टिट्यूट मच मार्क्स। इनमें 40 क्वेश्चन में दे हैव मोर मार्क्स, बट दिस 17 क्वेश्चंस न्यूमेरिकल क्वेश्चंस डू हैव लेस मार्क्स। ओके, सो आई थिंक देयर इज समवन ट्राइंग टू ज्वाइन। सो मेरी आवाज सबको क्लियरली जा रही है? प्लीज आप एक बार कंफर्म कर दीजिए। आई थिंक ऑल आर ओके, थैंक यू सो मच। तो दिस इज द ब्रॉडर थिंग दैट कंसेप्ट को अभी भी हम नहीं छोड़ सकते हैं, एंड कंसेप्ट इज स्टिल द किंग। बहुत बार डाउट हमें आता है कि इन दिनों पे एप्लाइड क्वेश्चन या न्यूमेरिकल क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं, बट नो, दैट इज नॉट द ट्रूथ एज ऑफ नाउ। एंड अगेन आप में से मैं बता देता हूँ कि बहुत सारे बड़े बड़े जगह से लोग IASCR से, IIT से भी लोग एग्जाम दे रहे हैं, एंड दे आर फेसिंग द सेम थिंग, ठीक है। तो द पॉइंट इज कि इतना भारी भरकम चीज हम जीएस को मेंटेन करते हुए करें कैसे? क्योंकि अल्टीमेटली द गोल इज टू क्लियर द यूपीएससी एग्जामिनेशन, नॉट टू बिकम सम काइंड ऑफ प्रोफेसर इन फिजिक्स। तो बेसिक मिनिमम नॉलेज लेके हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं? तो बेसिक मिनिमम नॉलेज, यस सुधांशु तिवारी, 410 to 420 इज ओके। इनफैक्ट आप लोगों में से कुछ कंफर्म भी कर देना, लास्ट ईयर अमित दीक्षित सर की 318 आई थी, ठीक है। मेरी जिन लोगों से बात हुई है जो उन्हें क्लोजली जानते हैं, दे टोल्ड मी कि ही हैड अटेम्प्टेड ओनली अराउंड 430 एंड स्टिल ही वाज एबल टू स्कोर 318। तो इस बात में कितनी सच्चाई है नहीं पता। अच्छा हाँ, श्रीनिवास ही तो बता रहा था, ठीक है, ओके। सो ये तुम भी कंफर्म कर दो कि उन्होंने इतना कम अटेम्प्ट करके इतना अच्छा मार्क्स कैसे लाया, है ना। इसकी शायद पर्सनल जान पहचान है उनसे। तो द पॉइंट इज स्टिल कि अगर आप एनालिटिकल आर्गुमेंट अच्छे से लिखते हो, और जो भी मॉडल आंसर्स हम ग्रुप में दे रहे हैं, उन मॉडल आंसर्स में आपने नोटिस करा होगा 3 पार्ट है। क्योंकि अल्टीमेटली मैं बता देता हूँ, सारी किताब पढ़ने बैठ जाओगे ना, अच्छा इतना भी नहीं होगा। हाँ, तो पता नहीं, ठीक है। आप लोग, मेरी तो सर से कोई खास जान पहचान है नहीं, आप लोग बेटर जानते हैं। तो मैं आप लोगों की बातों को कोट करके सबको बता रहा हूँ। तो इनफैक्ट यही सच भी है। आप सोचिए कि आपको क्वालिटी आंसर्स लिखने का मार्क्स मिलने चाहिए कि बस आंसर लिखने का मार्क्स मिलने चाहिए? अगर कोई बंदा और 420-30 से ऊपर अटेम्प्ट करने का मतलब है कि आप जीएस में कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो। ग्रेट ग्रेट श्रीनिवास कि 40, देखो उनकी इनकी उनकी कहानी ये थी दोस्तों कि 40-50 नंबर का तो सर ने क्वेश्चन एग्ज़ैक्टली छोड़ ही दिया था, ठीक है? तो 500 से सीधे उनकी नेट अटेम्प्ट तो ड्रॉप कर गई, 4 से 40 पे मिनिमम, मतलब 450 के आसपास। और उसमें से भी 10-20 नंबर का वो कंफर्म नहीं थे, तो 430 ही आता है। और 430 में भी ऑल आर दी, हम सब गवाह हैं कि ही गॉट 318। तो दिस इज द ह्यूज, अच्छा ग्रेट। इवन रैंक 38 का भी जो था 60 नंबर के क्वेश्चन छूटे थे, ठीक है, और उनके फिर भी 270 नंबर आए थे। तो द थिंग इज कि आप क्वालिटी मेंटेन करो, मार्क्स अपने आप मिल जाएंगे। एंड यही बात मैं भी सोच रहा था कि व्हेन आई वाज, मेरी जो प्रिपरेशन जो गाइड करने लायक हुई थी, तो 2022 में जब शुरू किया था, तो 1 साल तो बहुत ग्रुप से ही सीखा। फिर आई डिड ज्वाइन दी जॉब, और जॉब थोड़ी क्लासिफाइड है तो मैं बता नहीं सकता एग्जैक्टली कहाँ पे ज्वाइन करा है मैंने, बट दैट वाज रियली ग्रेट प्लेस है और वो वर्ल्ड के टॉप में आता था वो। तो वहाँ पे मैं ऑफ़िस में बैठे-बैठे मैंने बहुत एनालिटिकल एबिलिटी सीखी, और ये पता करा कि फिज़िक्स में अगर टॉप करना है आपको, मतलब फिज़िक्स में अच्छा करना है,
तो क्वेश्चन है कि आपको एनालिटिकल आर्गुमेंट देने पड़ेंगे। और एनालिटिकल आर्गुमेंट का जैसे कि आप सबने हाइजेनबर्ग, क्योंकि आप कनेक्ट कर पाओगे अच्छे से, तो मैं हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को ही कोट करना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को जो है एज़ अ मैथमेटिकल फॉर्मूला लेके चलते हैं कि एक्स की अनसर्टेनिटी और पोजीशन की अनसर्टेनिटी जो है हमेशा h बार बाय 2 से बड़ी या बराबर रहेगी। तो दिस इज़ द मैथमेटिकल मैनिफेस्टेशन ओनली। द रियलिटी इज़ दैट कि यू कैनॉट मेजर दिस टू uh, these two at the same time with infinite accuracy, ठीक है। एंड इसका जो मेन जो आंसर आता है वो कहाँ से आता है, तो अगर आप देखोगे तो आपको पता होगा कि श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी होती है। और मैं ये सब आंसर्स में इनफैक्ट कोट कर रहा हूँ, ये इन दो वर्ड लाइन की कोटिंग होती है। श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी में होता ये है कि कोई दो फंक्शन आपके पास होते हैं, वो दो फंक्शन जो होता है इनफैक्ट इस तरीके से आप लिख सकते हो ओवर एनी वॉल्यूम और एनी स्पेस इन जनरल, अगर जो है ये एक बेसिक मिनिमम से एक बड़ी क्वांटिटी होती है। और सेम चीज़ जो होता है आपका हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में रिफ्लेक्ट होता है। इसकी डिटेल्ड नोट भी मैंने डाली थी। तो द थिंग इज़ कि जब तक एनालिटिकल आर्गुमेंट नहीं होंगे ना, आपके पेपर भरने से तो मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं। क्योंकि पेपर तो कुछ-कुछ लोग 470 का भी अटेम्प्ट करके आते हैं, है ना? वी ऑल नो 470 मार्क्स का भी अटेम्प्ट करके आते हैं, बट उनकी सेल्डम सक्सेस स्टोरी हम सुनते हैं। बट दीज़ आर द पीपल हू आर स्कोरिंग अराउंड 430 अटेम्प्टिंग अराउंड 430 एंड दे आर गेटिंग अराउंड 300, ठीक है? ब्रॉडर जनरल एक मान के चलते हैं। तो हाउ दे आर डूइंग इट, तो उनका आंसर वही है कि दे यूज्ड टू राइट द कंक्लूजन रियली वेल। वो आंसर को कंक्लूड करते थे एंड दे हैड द गुड एक्सप्लेनेटरी कैपेबिलिटी कि अगर आप लिख रहे हो कि डेल्टा एक्स टाइम्स डेल्टा पी जो है इट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एच बार बाई टू, तो यू हैव टू एक्सप्लेन व्हाट इज डेल्टा एक्स, यू हैव टू एक्सप्लेन व्हाट इज डेल्टा पी एंड व्हाई दे आर इवन ग्रेटर देन और इक्वल ग्रेटर देन और इक्वल टू एच बार बाई टू, और वो साथ में मेजर क्यों ही नहीं किए जा सकते हैं। तो आंसर बड़ा सिंपल सा है कि उनकी जो ऑपरेटर होती है वो कम्यूट नहीं करती है। अगर वो कम्यूट कर जाती तो वो साथ में आप मेजर कर सकते। तो ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट होता है। ये स्टेटमेंट देखते ही एग्जामिनर को इतना पता लग जाएगा कि यू आर डूइंग समथिंग गुड, आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो। तो यही एग्जामिनर भी एट द एंड एक इंसान है और वो साइकोलॉजिकल वल्नरेबिलिटी होती है उसके पास। तो वो साइकोलॉजिकल वल्नरेबिलिटी आप चाहो तो एक्सप्लॉइट कर सकते हो कि आपको उसको एट द एंड ये दिखाना है कि यू हैव स्टडीड द बेसिक। अगर आपने बेसिक पढ़ रखा है तो आपके एनालिटिकल आर्गुमेंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग होंगे एंड उस टाइम पे आप कुछ मैथमेटिकल स्टेप्स मिस करोगे तो कॉम्पेंसेट हो जाएगा। सो दिस इज़ इवन द रियलिटी। मैंने अपने बहुत बड़े सीनियर, मैं एक्चुअली साइंटिस्ट के ग्रुप के साथ काम करता था। दे वर प्रोफेसर्स एज़ वेल, तो दिस इज़ द क्रॉस वेरिफाइड कि ऐसा ऐसा ही होता है। दिस इज़ व्हाट हैपेंस एवरीवेयर। क्योंकि यूपीएससी के लिए अलग सेक्शन से एग्जामिनर तो बनाए नहीं जा रहे हैं। द एग्जामिनर की जो सेक्शन है वो वही है, वो आईआईटी से ही आ रहे हैं, बड़े-बड़े यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर ही हैं एंड दे हैव द डेफिनिट माइंडसेट। तो उस माइंडसेट को आप एक्सप्लॉइट कैसे कर सकते हो? वेरी सिंपल, जैसा कि अभी हमने डिस्कस करा कि आर्गुमेंट्स लिखो जो कि फिजिक्स को पॉइंट करे, और इस आर्गुमेंट को सपोर्ट करने के लिए आपको बस मैथमेटिकल इक्वेशंस लिखने हैं। हाँ, जहाँ पे प्योर डेरिवेशन है, जहाँ पे अ अ, जहाँ पे प्योर डेरिवेशन है वहाँ पे तो आप ठीक है, वहाँ पे आप मैथमेटिकल ये करोगे डिपेंडिंग ऑन द मार्क्स। अगर 10 मार्क्स के हैं तो कम मैथमेटिकल चीज़ें दिखाओगे, अगर 20 की है तो आप ज़्यादा करोगे। बट आप सोचो 20 मार्क्स में आप क्या ही लिखोगे? जैसे यहाँ पे मैं आपको लाइव दिखाता हूँ कि कुछ क्वेश्चन जो 20 मार्क्स के हैं और उसमें आपको सोचना है कि इस क्वेश्चन को 20 मार्क्स में लिखे कैसे? जैसे कि हाँ, स्पिन वाला क्वेश्चन जो है पेपर 2 का, बिल्कुल सही। अरे कोई, आई थिंक मैंने सबको एक्सेप्ट तो कर लिया ना, समबडी इज़ सेइंग प्लीज़ लेट पीपल इन। ओके ग्रेट, आई थिंक सब एक्सेप्टेड हैं, सो चलिए ठीक है।
जैसे ये देख लो आप, ये जो कि कोई पूछ भी रहा था कि हमें डेंसिटी ऑफ स्टेट्स कहाँ से पढ़नी चाहिए। पढ़ने का बहुत कुछ है, लाइक मैं बस सोर्स बता देता हूँ। लेकिन ये क्वेश्चन क्या ही है, पीवाईक्यू की रिपिटिशन ही तो है, पीवाईक्यू का एक्सटेंशन ही है। बस आपसे वो टेस्ट उसमें ये कर रहे हैं। अब देखो क्या है कि अगर वो पीवाईक्यू आपसे रिपीट करके पूछ रहे हैं, तो आपकी थोड़ी-सी डिफ़िकल्टी बढ़ा देंगे। आपको उससे हायर मार्क्स में पूछ ले रहे हैं। ये आप नोटिस करना कि पिछले कई बार ऐसा हो रहा है कि जैसे ही पीवाईक्यू रिपीट हो रही है, एट द सेम टाइम वो पीवाईक्यू अब हायर मार्क्स में आने लग जा रहे हैं। तो उसका मतलब है कि एग्ज़ामिनर हमसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा होगा? वो हमसे ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि तुमने अगर पीवाईक्यू पढ़ा है तो बस पीवाईक्यू को सॉल्व मत करो, उसका प्रॉपर 360 एक्सप्लेनेशन जो है रेडी करो अपने नोटबुक में, और उस हिसाब से तभी आप 20 मार्क्स में उसको जस्टिफाई कर पाओगे। अदरवाइज़ आप कर भी नहीं पाओगे। सोर्स फॉर अनडूएबल क्वेश्चन तो आप करो ही नहीं। द क्वेश्चन इज़ कि पहले डूएबल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। मतलब एक सिंपल सी फंडामेंटल एक विनिंग स्ट्रेटजी ये भी होती है कि पहले नीचे वाला काम कर लीजिए, फिर जब नीचे वाला काम में परफेक्ट हो जाए तो ऊपर वाला काम करिए। तो अनडूएबल क्वेश्चन का कोई सोर्स नहीं हो सकता। मतलब ये आपकी एक बार सिंपल सी बात है कि अगर आप ये डूएबल क्वेश्चन अगर आप एक्सपर्ट हो जाते हो ना, तो अनडूएबल क्वेश्चन करने की कैपेबिलिटी बढ़ जाती है। क्योंकि आप देख रहे हो कि जो 10 मार्क्स वाला क्वेश्चन है ना, वो लोग एग्ज़ाम के बाहर तो कर नहीं पा रहे हैं, लोग एग्ज़ामिनेशन हॉल में कहाँ ही से कर पाएँगे। ठीक है? तो इवन बहुत 4 किताबें ढूँढने के बाद, यूट्यूब वीडियोज़ ढूँढने के बाद थिंग्स आर गेटिंग इंटो द सेंस कि अच्छा ऐसा हुआ होगा। तो इट इज़ द थिंग कि आप डूएबल करो, ठीक है? अगर आप 440 भी कर पा रहे हो ना, तो यू हैव द कैपेबिलिटी टू प्रोसीड टुवर्ड्स 300 प्लस। तो आपको यही तो चाहिए, आपको एग्ज़ामिनेशन में 300 से ऊपर मार्क्स मिलेंगे भी नहीं। द रियलिटी इज़ कि आप फिर जीएस लूज़ करोगे आप। अगर फिजिक्स पढ़नी है तो इट इज़ फाइन, आप फिजिक्स के मज़े लेते रहिए, इट इज़ द गुड थिंग। लेकिन फिजिक्स पढ़नी नहीं है, वी हैव टू डू इक्वली गुड इन जीएस। और जीएस में इक्वली गुड में मैं बता दे रहा हूँ, जीएस 3 में तो ऐसे भी आपको मार्क्स नहीं मिलता है। कितना भी लिख लो, अगर उसको अच्छा से सब्सटेंशिएट नहीं करोगे, पूरा का पूरा कमिटी ये वो जितनी भी चीज़ें हैं, एग्ज़ाम्पल नहीं दोगे, जीएस 3 में मार्क्स नहीं मिलेंगे। सबके 50-60 में मार्क्स घूम जाते हैं, ठीक है? उसके बाद एथिक्स पेपर हो गया, एथिक्स पेपर में मोस्टली के 100 के आस-पास घुमा देते हैं वो। तो थिंग इज़ कि यू हैव द स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट इन एथिक्स पेपर, जीएस 4 पेपर, एसे पेपर एंड देन ऑप्शनल पेपर। तो ऑप्शनल के साथ-साथ आपको इन दोनों को भी मेंटेन करना है। तो मैं उस पर्सपेक्टिव से बोल रहा हूँ कि फिजिक्स को थोड़ा कम भी करना, बट इट इज़ फाइन, बट ट्राई टू इम्प्रूव योर मार्क्स फ्रॉम द एसे एंड एथिक्स पेपर एज़ वेल। सो उसके लिए जस्ट डूएबल क्वेश्चन ही करिए, अनडूएबल क्वेश्चन को अभी के लिए छोड़ दीजिए। अगर सोचिए कि अगर इतने में मैं बता रहा हूँ, कितने में एक एक 2 क्वेश्चन जो हैं आपसे नहीं होते। पेपर 1 की अगर मैं बात करूँ, पेपर 2 तो चलो डूएबल था, वी ऑल एग्री कि पेपर 2 जिन्होंने पीवाईक्यू ढंग से कर रखा है और कर रखा है, तो पेपर 1 में एक क्वेश्चन 10 मार्क्स का ये यहाँ पर 1 ए, ये अनडूएबल था, और एक ये वाला क्वेश्चन अनडूएबल था, गिब्स फेज रूल वाला। कहाँ गया? ये वाला। तो कितने हो गए? आपके अनडूएबल तो इसमें 25 मार्क्स ही हो गए ना। स्टिल यू डू हैव द लिबर्टी टू अटेम्प्ट 225 मार्क्स आउट ऑफ 250 मार्क्स। तो ये कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, दिस इज़ द थिंग। अगर आप इतना कर पा रहे हो तो फिर आपको अनडूएबल वाले में जाना चाहिए, और उसकी ज़रूरत है भी नहीं। मतलब यहाँ पे अगर आप थोड़ा स्मार्टली सोचेंगे, तो व्हाई डू इवन वी वांट टू डू द अनडूएबल थिंग, ज़रूरत ही नहीं है, हमें नहीं करनी है वो। तो अब हम थोड़ा एक बाय वन क्वेश्चन को भी डिस्कस कर लेंगे, बट एट फर्स्ट आप में से जिन लोगों ने मेंस दिया है, प्लीज़ हम आपकी बात समझना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं। मतलब बहुतों की रिक्वेस्ट है। तो मैं जानता हूँ इनमें से जैसे श्रीनिवास, एट फर्स्ट आई वुड लाइक टू स्टार्ट फ्रॉम यू। आप बताओ, आपकी एजुकेशनल बैकग्राउंड भी काफ़ी अच्छी है। पेपर 1 के बारे में क्या सोचते हो आप? थोड़ा अनम्यूट करो और बताओ। हेलो। हाँ, श्रीनिवास बोलिए, मैं म्यूट कर रहा हूँ खुद को, आप बोलिए। जी, जी। भैया आप पेपर 1 का पूछ रहे थे ना? हाँ, पेपर 1 का ही बताइए कि पेपर 1 में आप पहले पेपर 1 और पेपर 2 की आप, क्योंकि आपने एग्ज़ाम अभी कल ही लिखा है और आप जैसे और भी जी, 2-4 जी। लोगों ने लिखा है, तो हम आपके बारे में जानना चाहते हैं, क्योंकि बाहर से तो सोचना से काफ़ी आसान हो जाता है, बट एट द टाइम एग्ज़ामिनेशन हॉल में आपने क्या फ़ील करा? और साथ ही साथ मेरा स्पेसिफ़िक क्वेश्चन ये है कि आई ऑलवेज़ डू सजेस्ट लोगों को कि आपके अपने शॉर्ट नोट्स होने चाहिए और आपके अपने पीवाईक्यू के शॉर्ट नोट्स होने चाहिए। इन दोनों बातों से आप कितना एग्री करते हो? अगर आपके पास ये होता, तो एग्ज़ामिनेशन के बीच के जो 4-5 दिन जो बच गए थे आपके लिए, लाइक जीएस जी, के बाद और जी, ऑप्शनल के जी। पहले, उसमें आपके लिए कितना हेल्पफुल होता? इन बातों पे थोड़ा ओवरऑल डिस्कस करिए। जी। भैया अभी आई एम एक्सपेक्टिंग समथिंग अराउंड 200 220 पहला मेंस था, अच्छे से प्रिपेयर्ड नहीं था। और जैसे आपने बोला,
अगर मेरे पास हर चीज का शॉर्ट नोट्स होता, लाइक 3 4 5 पेज में एक एक सब्जेक्ट, तो 60 70 पेजेस में पूरा 8 सब्जेक्ट हो गया, मॉड्यूल्स हो गए, तो मे बी आई वुड हैव स्कोर 270 280 along with PYQ। वो नहीं करा था, पहली बार था तो नहीं कर पाया था, बस लेक्चर्स देखे थे और नोट्स थोड़ा बहुत प्रिफर किया था। ओके। तो पढ़े हुए चीज भी याद नहीं आ रहे थे। फॉर एग्जाम्पल जैसे लॉरेंस, जो लॉरेंस इनवेरिएंस वाला क्वेश्चन था, हाँ। वो 2 3 बार करा था, बट लास्ट के 4 5 दिन में बिकॉज ऑफ नॉट हैविंग शॉर्ट नोट्स आई कुडंट रिवाइज इट, तो मेरे को अच्छे से याद नहीं आया वो, जबकि पक्के फुल मार्क्स थे वहां पे, मतलब 15 मार्क्स स्केलिंग का के बाद क्वेश्चन वो था अलग वो, बात, हाँ। फुल मार्क्स इजीली मिलता। तो वैसे बहुत सवाल थे, और न्यूमेरिकल वाले पर हो गए, क्योंकि न्यूमेरिकल वाले जैसे पेपर 2 में 2 3 आया था ना, जैसे हमारा एटॉमिक मॉलिक्यूलर हो गया या फिर सॉलिड स्टेट फिजिक्स हो गया, तो वो वाली चीज अगर आप बहुत दिन पहले भी कर रखे हो, आपको थोड़ा आइडिया, आप भूलोगे नहीं। बट फॉर डेरिवेशन एटलीस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप्स पूरा फिंगर टिप्स में होना बहुत इंपॉर्टेंट है, कि आपको रात को 12 बजे भी कोई जगह दे तो आपको कर लो। बिल्कुल। तो अगर उतना कर लिया ना, 400 नंबर अगर परफेक्टली लिख लिया जैसे कि नोट्स में है, उसको बस उतार दिया, और 400 नंबर तो उतारने जैसा आता ही है, और फ्रॉम बुक्स प्लस बुक्स, मतलब बुक्स हो गया या नोट्स हो गया या फिर एनी कोचिंग मटेरियल जो आप प्रिफर कर रहे हो, जो भी along with PYQs, मोस्ट इम्पोर्टेंट है PYQs का ही, तो more or less PYQ इज ए modified काइंड version ऑफ फ्रेमवर्क है जो हमें गाइड करता है यूपीएससी हाँ, की तरफ ही। इट इज द गेटवे टू, मतलब यूपीएससी रैंक लिस्ट। बाकी सब्जेक्ट्स का मुझे पता नहीं, जीएस में तो डेफिनेटली है, बट जितना फिजिक्स में है शायद और किसी सब्जेक्ट में उतना होता होगा। बहुत बिल्कुल। टफ हो जाता है, बट डूइंग इट विल डेफिनेटली गारंटी योर रैंक, डेफिनेट। मेरे मेरे से वो गलतियां हो गई थी, आई डिडंट हैव टाइम, बट नेक्स्ट टाइम मैं वो करके जाऊंगा। यही पर्सपेक्टिव रहा, और स्पेशली पेपर 1 में बहुत भूलने जैसा चीज है, क्योंकि बड़े बड़े हैं तो याद नहीं आता है। पेपर 2 में कम एफर्ट में बहुत रिजल्ट आता है, तो पेपर 2 को इग्नोर नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। और ज्यादा टफ भी नहीं पूछते पेपर 2 में, क्योंकि टफ पूछने जाए तो इतना टफ हो जाएगा कि नो वन वुड बी एबल टू डू इट। हाँ, तो एग्जैक्टली। दैट होवर्स अराउंड PYQ मोर इन पेपर 2 कंपेयर टू पेपर 1। पहले तो था नहीं सॉल्यूशंस, अभी आपने दे दिया है, वो बहुत बड़ा हेल्प है के लिए। हाँ, हाँ, हाँ। चलिए, ठीक है। तो यही है मेरा कि रिवीजन इज द की। हाँ, तो और एक और चीज़ है कि मैं जो रिकमेंड करता हूँ लोगों को, एंड इवन आई आई डू इट माई सेल्फ, कि पीवाईक्यू जो भी हम बना रहे हैं, उन पीवाईक्यू को हमारे अपने लैंग्वेज में और कॉम्प्रेस किया जा सकता है, ताकि हाँ, एग्जामिनेशन के जैसे जस्ट 3 4 पहले। लाइन में हाँ, होती है। तो कई बार क्या जैसे होता है पूछ कि लिया कि लोएस्ट एनर्जी ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, तो मेन हाँ, 2 3 स्टेप लिख लिया बस, हाँ, ताकि आपको 10 सेकंड्स 20 सेकंड में आप रिवाइज कर पाओ, जो कि 2 घंटे का एटलीस्ट ब्रेक आपके मिलता है। माइंड में एंकर पॉइंट्स हो कि हमें अगर ये 4 काम कर देना है और इनके एग्जैक्टली बीच की चीज़ें ऐड कर देनी है, तो आंसर प्रिपेयर हो जाएगा। एग्जैक्टली। तो अगर वैसा कर रखा है तो उसको, और पहले से 5 6 बार रिवीजन भी किया है, तो वो जो 2 घंटा मिलता है बिटवीन पेपर 1 एंड पेपर हुँ, 2, हुँ, हुँ, अगर चारों इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है उनका PYQ के जो 50 60 पेज होंगे, अगर हुँ, पहले से 2 3 बार किया है तो वो 2 घंटा में इजीली हो जाएगा। हाँ, ईज़िली तो हो जाएगा उसी और से हमें भी पता 150 होता है। 160 आ जाता है। 150 160 जो लोग ले आते हैं पेपर 2 में, हुँ, हुँ, बिकॉज इट इज हाईली डिराइव्ड फ्रॉम PYQs। ओके, वही यस। है, मतलब मुझे पहले नहीं पता था, कल पेपर दे के आया, देन आई रियलाइज्ड कि अरे रिपीटेशन ही होता है, और हम ये सोचते रह जाते हैं कि वो पूछ लेंगे ये पूछ लेंगे, बट जो पूछेंगे वही रिवाइज नहीं होगा। मतलब कि पॉइंट के जो बेयर मिनिमम है वही हमने नहीं कर रखा है, तो फिर उसके बैर ऊपर। मिनिमम ही 400 का आ रहा है, अपन भाग हाँ, रहे हैं 80 के पीछे, और हाँ, उसमें आ रहे हैं 1A जैसा सवाल, बिल्कुल। तो ये होता है जो कि हम पेपर 1 परफेक्ट का। बनने के चक्कर में जो है हम बेयर मिनिमम भी नहीं कर पा रहे हैं, और सिलेक्शन तो बेयर मिनिमम से ही हो जा रहा है। अगर आप हाँ, अगर आप 70% 400 ठीक से सिलेबस। लिखते हो, हाँ, आपका एयर 1 से ज्यादा नंबर आ रहा है। अगर हाँ, 400 नंबर परफेक्टली लिखता है, इसमें हुँ, एफर्ट बहुत जाएगा, बट 270 इज मोर देन एआई और वंस ऑप्शनल मार्क्स, राइट? तो ग्रेट, ग्रेट। एंड दैट इज़ वेयर अगर हमें वहीं पे स्कोप भी तो मिलेगा, फिजिक्स में परफेक्ट बनने जाएँगे तो हमारा जीएस छूट जाएगा, प्रीलिम्स छूट जाएगा आपका, क्योंकि प्रीलिम्स भी टफ होता जा हाँ, रहा है। क्या पॉइंट है फिर? हाँ, फिर कोई आप पॉइंट नहीं 320 है। ला रहे हो, बट यू आर अब 4 नॉट दोस्तों इवन में नाम ब्रेकिंग अलग हो 60 जाएगा मार्क्स। कि चलो आपने फिजिक्स अच्छे से पढ़ रखी है, बट ओवरऑल ये बहुत ही फ्रूटफुल रिजल्ट बेयर नहीं करेगा। और एक मेरे को और चीज़ मैं 370 आपसे प्लस पूछना लग रहा है। हाँ, एक और चीज़ मैं आपसे ये पूछना चाहता था, जो कि इनफैक्ट बहुतों की डाउट होती है, कि जी क्वेश्चन जो जी। है आप सेलेक्ट कैसे करते हैं? क्योंकि अगर आप देखो, मैं आपको बताता हूँ कि क्वेश्चन का जो नेचर होता है उसमें टोटल। अच्छा, यहाँ पे एक सवाल आंसर कर लेते हैं पहले, नितिन का। नितिन, जी। प्लीज़ आप अनम्यूट करिए खुद को और पूछिए।
नितिन आपके हैंड रेज्ड है, तो हाँ, जिन्हें भी पूछना नितिन प्लीज़ अनम्यूट करिए और बोलिए। हेलो। हाँ, बोलिए। हेलो सर, ये मेरा सेकंड बेंच था, हुँ, हुँ। तो मुझे ये पूछना था सर, मतलब जैसे किसी के फाइनल आंसर थोड़े मिसमैच हो रहे हैं, मतलब फाइनल आंसर सही नहीं आ पा रहे हैं, हुँ, हुँ। तो स्टेप मार्क मिलेगा? मिलता है क्या कुछ ऐसा? डिपेंड करता है, आपको जहाँ क्या तक लगता है? हमने सुना है न्यूमेरिकल में तो बिल्कुल भी नहीं मिलता, बट डेरिवेशन वाले में, कंसेप्चुअल वाले में आपके एनालिटिकल स्किल के लिए मार्क्स मिल जाते हैं। ओके, तो डेरिवेशन न्यूमेरिकल में में तो मिल क्योंकि जाते हैं। हाँ, न्यूमेरिकल में तो एंड गोल ही वही होता है ना, सही मार्क्स ये आंसर लाना। एटलीस्ट दी ऑर्डर तक मैग्नीट्यूड डिफर करता कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट 10 टू द पावर माइनस या प्लस जो भी आ रहा है वहाँ तक सही आना चाहिए। तो उस केस में तो मार्क्स नहीं मिलने चाहिए, नहीं मिलता है। इनफैक्ट जितने लोगों से मेरे सीनियर से बात हो रखी है, और बाकी डेरिवेशन और कंसेप्चुअल एनालिटिकल क्वेश्चन में तो मिलते हैं। इनफैक्ट मिले हैं जिन लोगों ने लाइक जिस सर, तरीके से अटेम्प्ट करा है, उस हिसाब से तो दे अग्री कि हाँ, उनके हिसाब से जो उन्होंने अटेम्प्ट करा तो उनको मार्क्स मिले हैं। ओके सर। अच्छा, आपने सर मेंस दिया तो पेपर आपका वन, कैसा रहा, मतलब कैसा रहा आपके लिए एग्जाम? सर पेपर फर्स्ट का सर मैंने 200 के आसपास अटेम्प्ट हुआ है मेरा। हम्म, लास्ट टाइम से ठीक था। पेपर टू का जो हुआ था मेरा, वो हम्म। 230 के अराउंड था। क्या बात है, बहुत अच्छा। मतलब आपने 430 तो कर लिया अटेम्प्ट। हाँ सर, 430 का हुआ है, लेकिन उसमें 2-3 क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल थे फर्स्ट पेपर के, हम्म। उनमें सर आंसर थोड़ा मिसमैच हो रहा है। ओके, ओके। कितने मार्क्स के हैं ओवरऑल वो? सर वो ओवरऑल लगभग एक तो आई थिंक 15 मार्क्स का है, एक 10 मार्क्स का। मतलब ओवरऑल बोला जाए तो इवन ऑन द नेट स्केल यू आर डूइंग 415 या अराउंड, 405। हाँ, 400 प्लस तो डेफिनेटली है। या सर इतना तो होना चाहिए आई थिंक। हाँ, चलिए ठीक है, इट इज़ गुड। आपने काफ़ी अच्छा करा है, पेपर 2 में तो और भी अच्छा करा है। आई थिंक पेपर टू सर मेरा थोड़ा पिछली बार कंपैरिजन में थोड़ा बिगड़ा है। आई थिंक पिछली बार सर ओके, पिछली बार इससे भी अच्छा था। पिछली बार सर मेरे 240 का राउंड अटेम्प्ट किया था, तो उसमें 151 आ गए थे। क्या बात है। पेपर वन में गए थे सर। तो मेरे को लग रहा है कि पेपर टू में थोड़ा सा और सही हो सकता था, क्योंकि तो मतलब कि देखा जाए तो आपके जो मार्क्स हो रहे हैं वो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपको बेटर मार्क्स मिले हैं। फर्स्ट अटेम्प्ट में तो इस बार 24 शायद वाले में आपने कुछ पूछे और होते भी इम्प्रूव किया होगा। तो दोनों में आपने सर। इम्प्रूवमेंट क्या करा है? क्या लगा कि आपको, मतलब क्योंकि आपने बेयर मिनिमम कर लिया था फर्स्ट में ही, इसके बाद सेकंड में आपने क्या इम्प्रूव किया अपने एंड से? सर पेपर जो फर्स्ट अटेम्प्ट था उसमें सर पेपर वन में नहीं हो पाया था मेरा ठीक, उसमें 80 मार्क्स ही रह गए थे, तो इस वजह ओके, से थोड़ा सा हो गया था। तो ग्रेट। पेपर वन पे थोड़ा इस बार ध्यान दिया था, हुँ, तो आई थिंक मुझे लगता है कि न्यूमेरिकल का ही थोड़ा सा इशू पड़ रहा है इस बार, कि न्यूमेरिकल के आंसर थोड़ा सा मिसमैच हो रहे हैं। बाकी ओके। प्रोसेस तो सारा ठीक लिखा था। पता नहीं सर, थोड़ा सा वो मास कैलकुलेशन में केजी और ग्राम में थोड़ा सा दिक्कत हो गया था कन्वर्ट करने में। अच्छा, अच्छा, अच्छा। ठीक है, ठीक है। अच्छा, मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहता हूँ कि आप, चूँकि आपने 2 मेंस ढंग से लिख दिया, दोनों में आपने ठीक-ठाक, पेपर 2 में तो इनफैक्ट डेफिनिटली अच्छा स्कोर करा है, और इसमें पेपर 1 में भी आपने इम्प्रूव करा है, तो आप क्या सजेशन देना चाहोगे कि लोगों को टारगेट कैसे करना चाहिए? क्योंकि पढ़ने को बहुत कुछ है। तो सबसे जो प्राइमरी फ्रेमवर्क क्या होना चाहिए लोगों के लिए? सर मुझे जो लगता है, पहला तो पीवाईक्यू, हुँ, हुँ। दूसरा आंसर राइटिंग करनी चाहिए आई थिंक, क्योंकि उस टाइम पे फिजिक्स में क्या होता है ना सर, कि ह्यूमैनिटीज जैसे हम डायरेक्ट आंसर लिख नहीं सकते, कुछ भी दिमाग में आया तो एटलीस्ट कुछ ना कुछ तो लिख ही देंगे, हुँ, उनमें थोड़ा मार्क्स भी मिल जाते हैं। बाकी मुझे लगता है सर टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, क्योंकि उस हिसाब से माइंड सेट होना जरूरी है कि कोई क्वेश्चन लीव करना है। आई थिंक क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन सेलेक्ट करना भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है अभी के एग्ज़ैक्टली। लिए। जैसे कि मेरी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, 20 मार्क्स में अभी क्यूब ऑफ मास एम वाला क्वेश्चन है। हाँ ठीक है, जी तो सर। इसको 20 मार्क्स के लिए जस्टिफाई करना भी एक बड़ी चीज़ है कि हमें तो एक तो और सर इस ऑक्टेन। बार ऐसा भी हुआ था, 20 मार्क्स में उन्होंने 2 पेजेस दिए थे कई क्वेश्चनों में, जैसे स्पिन वाले में, अच्छा, तो उसमें क्या-क्या मतलब लिख सकते हैं। मैथमेटिक्स का स्कोप छोड़ा ही नहीं उन्होंने, प्योर एनालिटिकल ही बना दिया है। इस या हिसाब से आप सर बता ये रहे हो, जो अगर 2 पेज ही दे रहे हैं तो मतलब मैथमेटिक्स तो आपसे चाहते ही नहीं है वो। 20 वाले में 2 पेज दिए थे, जैसे स्पिन वाले में 2 पेजेस थे, बाकी हुँ, कई 10
नंबर वाले में भी उन्होंने 3 पेजेस दिए थे, ऐसा किया था इस हाँ, बार। कुछ ओके, कुछ 15-20 वाले में 2 पेज मतलब बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था मेरे लिए। है ना? हाँ, तो इसमें कॉम्पैक्ट करके आई थिंक वो पीवाईक्यू, वो जो जैसा आपने बोला ना कि पीवाईक्यू आ रहे हैं, तो हुँ। फिर वो थोड़ा ज़्यादा एनालिटिकल पूछने की हाँ, कोशिश हाँ, कर रहे हैं उसमें। ये चीज़ तो हम सब नोटिस कर रहे हैं कि व्हाट इज़ हैपनिंग, कि अगर वो पीवाईक्यू पूछ रहे हैं, तो वो उसको चैलेंजिंग बना के पूछ रहे हैं। हाँ, थोड़ा-सा वो फिर उसमें पेजेस भी कम कर दे रहे हैं, तो हाँ, थोड़ा क्योंकि अब उसके बाद है कि अगर आप ढंग की आर्गुमेंट आपके नहीं आते, आपको कांसेप्ट पता ही नहीं है, तो आप ऐसे रटा-रटा क्या ही लिखोगे 2 पेज में, वो आप जस्टिफाई भी नहीं कर पाओगे। या सर। आपकी सर तो मतलब मैथमेटिकल मेरा जो एबिलिटी तो वहीं पे एग्ज़ॉस्ट हो जाएगी। थोड़ा बहुत है नहीं उसमें, स्टेप मार्किंग होती है नहीं, क्योंकि मैंने एक दोस्त से बात की थी तो वो बोल रहा था होती है वो केमिस्ट्री फिजिक्स में हो जाती है कई बार। अच्छा। बाकी तुमने फॉर्मूले के मार्क्स तो मिलते नहीं है, बाकी हुँ, तुम्हारे स्टेप मार्क अगर स्टेप सही है और बाकी तुमने थ्योरेटिकल भी कुछ लिखा है उसके बारे में, हुँ, तो हुँ। फिर तुम्हें मिल जाते हैं नंबर। ग्रेट, चलिए सही है। चलिए ठीक है, एक बार यहाँ पे उपासना सिंगला ने भी हाथ रेज़ करा हुआ है। मैम, आप प्लीज़ अनम्यूट करिए एंड प्लीज़ टॉक टू अस। हेलो। हाँ, हाय मैम। हेलो सर। मुझे ना एक्चुअली यही, आई नो आप लोग अभी कुछ और डिस्कस कर रहे हो, हुँ, हुँ। थोड़ा-सा ऑफ द कॉन्टेक्स्ट जाके मुझे यही पूछना था कि फर्स्ट टाइम जैसे अगर किसी ने फिज़िक्स को कंटिन्यू करना है हुँ, फॉर कमिंग यूपीएससी 26 के लिए, हुँ। तो कुछ बेसिक गाइडेंस कैसे स्टार्ट करना चाहिए एंड स्टफ लाइक दैट? ये डिपेंड करता है कि आपकी करंट पोज़ीशन कहाँ पे है। लाइक आपने एक बेसिक एक सिलेबस कंप्लीट कर रखा है या आप शुरू ही कर रही हैं बिल्कुल शुरू से? हाँ, स्टार्टिंग से मतलब 12th तक फिज़िक्स थी, उसके बाद तो फिर इंजीनियरिंग में जो फिज़िक्स होती है वो सब एंड जॉब में तो ओके। होता नहीं है। यूपीएससी स्पेसिफिक फिज़िक्स आपने कहीं से नहीं कर रखा, लाइक डायस या कोई क्वांटम आईएएस कहीं से कुछ नहीं किया है? नहीं, नहीं। ओके, तो मैम फिर वही है, कुछ बेसिक बुक लिस्ट है, बुक लिस्ट फ़ॉलो करनी होती है। और जैसा कि हम सब यहाँ पे यही पाते हैं कि पीवाईक्यू करना बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो पीवाईक्यू सॉल्व करिए, यही 3 स्टेप मतलब 2 स्टेप्स हैं। ब्रॉडली मैं ये बोलता हूँ कि आपके अपने नोट्स होने चाहिए और उन नोट्स के शॉर्ट नोट्स होने चाहिए और पीवाईक्यू प्रैक्टिस की हुई होनी चाहिए। अगर आपने इतना कर लिया तो 420, 430 आप अटेम्प्ट कर लेंगी। इसके ऊपर डिपेंड्स ऑन योर कैलिबर, योर स्पेसिफिक लक। कई बार होता है क्या, लक इसमें ऐसे आता है कि वही क्वेश्चन आ जाएँगे जो कि आपको आसान लगते हैं। हुँ। है ना? तो लक यही होता है, तो इस हिसाब से तो कई बार ऑफ द टॉपिक यही है कि मैम बुक लिस्ट मैं आपको शेयर कर दूँगा ग्रुप में। बुक लिस्ट वो खरीद लीजिए और उनको पढ़िए, वो बहुत क्लोज़ है और सबसे इम्पोर्टेंट पीवाईक्यू है, तो पीवाईक्यू जितना सॉल्व कर लीजिए। हमारे पास कुछ पीवाईक्यू की रिपॉजिटरी पड़ी हुई है 2011 के बाद से, 10 के बाद से, तो उनको एक फ्रेमवर्क बना के एक अपनी पीवाईक्यू की ये बना लीजिए एंड कीप सॉल्विंग इट अगेन एंड अगेन, ताकि आपसे 70 से 80% पीवाईक्यू यूँ सॉल्व हो जाए। जैसे कि श्रीनिवास ने बोला कि अगर रात में कोई 12 बजे भी उठ के कोई बनवा ले तो बन जाए। लाइक जैसे कि हुँ। आप क्लास 10th, 11th, 12 लेवल के क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो, उतना आसान हो जाए और उतना आसान नहीं होगा कि जिन लोगों ने मेंस इनफैक्ट दिया है, आपको कई क्वेश्चंस तो 5-7 बार ही प्रैक्टिस करनी पड़ी होगी, पूरे ओवरऑल। जैसे मैं बता देता हूँ, अलजेब्रिक मेथड जो होता है, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की या ऑपरेटर वाला मेथड, ठीक है? हुँ। तो हुँ, हुँ। कुछ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि आपको उनको कई बारी रिवाइज करना पड़ेगा और रिवीजन का तरीका इनफैक्ट जो फिजिक्स में सबसे अच्छा बंदा माना जाता है अभी के टाइम के, जिन्होंने बार बार अपने आप को प्रूव किया, वो अनिकेत हृदय सर। ठीक है, तो हम में से बहुत लोग जानते हो, डायस से पढ़ाई करी है उन्होंने, बट उनकी सबसे बड़ी यूनिक कैपेबिलिटी ये थी कि ही वॉज एबल टू प्रैक्टिस एज मच एज पॉसिबल। तो उस प्रैक्टिस कैपेबिलिटी की वजह से वो बहुत अच्छा करते थे फिजिक्स में। ऊपर से भी नेक्स्ट अमित दीक्षित सर की बात हो रही थी कि उन्होंने क्या करा कि क्वालिटी इंप्रूव करा अपने आंसर में, कि 430 ही अटेम्प्ट करा बट ही वाज रियली गुड। तो आपको ये करना पड़ेगा, और ये कैपेबिलिटी एक सिंपल स्टेप अगर मैं बताऊं, अपने नोट्स बनाओ और पीवाईक्यू सॉल्व करो, इससे ज़्यादा कुछ ज़रूरत है ही नहीं। और शॉर्ट नोट्स होना चाहिए ताकि एग्जामिनेशन के टाइम के पहले जो आप रिवीजन करेंगी 4 दिनों के लिए, जो बीच में गैप होता है, हुँ, हुँ। उस गैप में बड़ा मैटर करेगा ये। एक मैंने भी अपना 2022 वाला अटेम्प्ट में नोटिस करा था कि उस टाइम भी जो सेम ये लोग हैं ना, कि जो उम्मीद कर रहे थे कि अगर मेरे पास शॉर्ट नोट्स होता तो 20-50 मार्क्स बढ़ ही जाते, तो वही केस होता है कि अगर किसी के पास भी होगा तो आपके 20-50 मार्क्स और कंसोलिडेट हो जाएँगे उसमें। ठीक है। सर जैसे आप ये मेंशन कर रहे हो बुक्स है ये है, हुँ, हुँ। तो ये इसके लिए फिज़िक्स के लिए आपको ना थोड़ा-सा इनिशियली थोड़ी क्लैरिटी भी चाहिए होती है, जैसे आपको कोई वीडियोज़ वगैरह आप सुनते हो, है ना? हाँ, हाँ, आपको मैं बता देता हूँ, जैसे कि क्वांटम मैकेनिक्स आप कोई भी बिगिनर शुरू कर सकता है। क्वांटम मैकेनिक्स की 2 जगह बहुत अच्छी वीडियोज़ पड़ी हुई हैं।
एक तो MIT OCW पे भी और एक NPTEL पे भी। तो दोनों में से NPTEL इंडियन है, मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा। उनके वीडियोज़ आप देखना शुरू कर दो, बहुत अच्छा बेस बन जाएगा। इनफैक्ट एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर के भी पढ़े हुए हैं, क्वांटम के भी पढ़े हुए हैं, इलेक्ट्रोडायनामिक्स के भी पढ़े हुए हैं और इसके अलावा तो फिर बहुत डाइवर्स हैं, बट ये 3 के अच्छे पढ़े हुए हैं, जो कि यूपीएससी सिलेबस से बहुत ही क्लोज़ली मैच होता है। मेंशन किए हैं, इलेक्ट्रोडायनामिक्स, ठीक है। क्वांटम मैकेनिक्स और एटॉमिक और मॉलिक्यूलर फिजिक्स, तीनों एनपीटीईएल पे पढ़े हुए हैं और वो बहुत अच्छे हैं। मैं लिंक शेयर कर दूँगा इनफैक्ट ग्रुप के बाद, मैं नोट कर लेता हूँ इसको। तो प्लीज़। इट इज़ लाइक ठीक है, ठीक तो है। आप ऐसे एंड शुरू एक लास्ट क्वेश्चन ये था कि टेलीग्राम पे एक है ना लिंक अभी आईएएस की तरफ से जो उन्होंने कोर्स बताया है, हुँ, हुँ। तो ये कोर्स बिगिनर्स के लिए है या उनके लिए जिनके पास ऑलरेडी बेसिक नॉलेज है? मैम एक तो कोर्स चल रहा है हमारा मेंटरशिप का, तो मेंटरशिप बिगिनर्स के लिए ही है। जो ये 7000 वाला है, इससे हाँ, कहीं? हाँ। हाँ, हाँ, बिल्कुल। और इसमें फिजिक्स का भी कंप्लीट कोर्स हाँ, अवेलेबल है? इसमें बस यही है कि आपको सब कुछ मिल रहा है प्रोवाइडेड दैट कि इन द रिटेन फॉर्म, वीडियो फॉर्म नहीं है ये। अच्छा, इट्स ऑल इन द रिटन फॉर्म। हाँ, आपको सारी बुकलेट्स मिलेंगी और फिज़िक्स में क्या होता है कि कई बार हमें डिफरेंट सोर्सेज़ से कवर करना होता है, तो हमने इसी प्रॉब्लम को एड्रेस करने का कोशिश करा है कि जो डिफरेंट सोर्सेज़ हैं, उनको एक जगह लाके रख दिया है। एंड इसमें चेरी ऑन टॉप वाला पॉइंट ये है कि पीवाईक्यू ऐड कर दिए। पीवाईक्यू इससे पहले कहीं से भी ऐसे बना-बनाया फॉर्म नहीं आ रहा था लोगों के पास, कि जो एक तरीके से टाइप सेटेड हो अच्छे तरीके से, तो वो फॉर्म बस हमने इंट्रोड्यूस करा अपने तरफ से। अदरवाइज़ चीज़ें वही हैं, लेकिन स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक का एक कंसोलिडेशन है आपको वहाँ पे जो मिल रहा है। कुछ डेमोज़ भी पड़े हुए हैं, आप उसको देख सकती हैं, मैंने डाले थे डेमोज़ कल ही, तो इट इज़ व्हाट देयर वी हैव। डेमोज आपने यहीं पे डाले हैं? हाँ, हाँ, बिल्कुल। आप एक बार पिन कर दोगे इसी चैनल पर? ओके मैम, मैं पिन कर देता हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच। हाँ, अभी नेक्स्ट अनुपम सिंह ने हाथ खड़ा करा है, प्लीज़ सर आप अनम्यूट करें आप खुद को और बोलिए। हेलो। हाँ, अनुपम जी प्लीज़ बोलिए। हेलो, हाँ सर। सर पहले तो सर थैंक यू फॉर पीवाईक्यू सॉल्यूशंस, क्योंकि ये एकदम सच बात है। लास्ट अटेम्प्ट में भी मेरे को खाली ये चाहिए था कि मेरे को पीवाईक्यू का सॉल्यूशन मिल जाए, बिकॉज मैं जॉब में हूँ तो आई कैन नॉट फॉलो अ होल सिलेबस या फिर होल जो आते हैं ना जो डायस के हो गया या क्वांटम आईएस का टेस्ट सीरीज वगैरह हो गया, मैं फॉलो नहीं कर सकता बिकॉज मेरे को अपने टाइम पे पढ़ना होता है और कई ओके। कई दिन ऐसे चले जाते हैं जब पढ़ नहीं पाता हूँ। तो इट इज वेरी हेल्पफुल कि मेरे पास ओके। पीवाईक्यू थे। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर दैट। आपने एंड मेंस सर, लिखा है इस बारी ना? हाँ, मैंने इस बार भी लिखा है, मैं इसके पहले भी एक बार लिखा था। ओके, तो क्या बात है, मैं चलिए। तो इस बार का मेंस के बारे में सर श्री के पॉइंट से एग्री करूंगा। हाँ, और हाँ। मेरे को लगता है कि ये वन ऑफ बेस्ट लर्निंग्स है। दो दो मेरे को, क्योंकि अभी कल ही पेपर खत्म हुआ, हुँ, तो हुँ। इसके बाद मैं ट्रैवल करके आया, अभी जॉब हुँ, पे गया था, फिर उसके बाद जॉब पे बैठ के यही सोचा था कि क्योंकि पेपर वन में तो मेरा ऑलमोस्ट गिव अप हो गया था एट वन पॉइंट ऑफ टाइम। अच्छा। मैं 5 मिनट के लिए पेन रख के बैठ गया था और यही सोचने लग गया था कि भाई इससे अच्छा जॉब पे चला जाता, कम से कम वहां पे जो मेरे बस करके आया हूँ छुट्टी लेके वो ना हो रहा था। हाँ, बट मतलब एक फर्स्ट चीज, क्वेश्चन उन्होंने वैसा डाल दिया फर्स्ट कि अब इंसान क्या फर्स्ट ही करे। क्वेश्चन मैं तो कंपलसरी क्वेश्चन देखता नहीं हूँ। मैं सबसे पहले जो जो चूज करने वाले क्वेश्चन है वो करवा, क्योंकि कंपलसरी तो वैसे भी करना ही है मेरे को, हाँ, वो तो उसमें बाद तो में दिमाग देखता हूँ। लगाना ही नहीं है। हाँ, उसमें दिमाग लगाना ही नहीं है, नहीं आता है तो भी कुछ ना कुछ तो लिखना ही है, और आता है तो हुँ। बेस्ट है। तो मैं वो करने बैठ गया था और मेरे को हर एक क्वेश्चन में ऐसा दिख रहा था हुँ, कि हुँ। किसी में मेरे को 2 आते हैं, 20 मार्क्स का नहीं आता, किसी में एक 20 मार्क्स का आता है, 2 15 मार्क्स के नहीं आते। अच्छा। ऐसे है कि मैंने चूज किया, बट ये वाला पॉइंट जो श्री का था ना कि भाई जो तेरे को आता है हुँ, वो हुँ। तेरे को एकदम सॉर्टेड होना चाहिए। जैसे श्री ने हुँ। भी एक क्वेश्चन मेंशन किया था ना, कि लॉरेंज इनवेरिएंस वाला। लॉरेंज इनवेरिएंट वाला, हाँ, 15 मार्क्स वो का जो बहुत था। आसान क्वेश्चन है, हुँ, और हुँ। हम लोग कई बार कर चुके हैं, मतलब कम से कम 3 बार तो बिन देखे किया होगा, प्लस तो जो क्या देख के अपने नोट्स में बनाया वो सब किया होगा। वैसे हुँ। ही एक वाला क्वेश्चन था मल्टीपल रिफ्लेक्शंस बाय एच हाँ, थिकनेस हाँ। का हाँ, बिल्कुल, वो ग्लास भी स्लैब कई बार वाली। का। हाँ, ग्लास स्लैब वाला। हुँ। वो क्वेश्चन मैंने चूज़ ही वाला पर्टिकुलर क्वेश्चन चूज़ ही इसलिए किया था क्योंकि मेरे को लगा था कि ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छे से आता है। ये दिस अदर क्वेश्चन मेरे को ठीक-ठाक आता है, एंड ओवरऑल देख लूँगा। तीसरे क्वेश्चन में कुछ ना कुछ लिख दूँगा। वो ओके। क्वेश्चन ऐसा हुआ कि सॉल्व करते-करते उसमें कुछ ऐसा पॉइंट आता है जिधर अपने को sin n थीटा बाय 2 बाहर निकालना होता है, ताकि हाँ, वो एक और वो ज्योमेट्रिकल सीरीज बन। इंटरफेरेंस के प्रॉब्लम का जो हाँ। कोर है वो, मतलब वो तो आप अजय घटक पढ़ोगे तो वहीं से शुरू लगभग, होता हाँ, है। एग्ज़ैक्टली लगभग हर जगह वही करता है। हुँ। डबल स्लिट डिफ्रैक्शन वगैरह में। मतलब उसमें उसमें भी जाके उन्होंने कुछ नया नहीं पूछा, बट वो है कि हमें कुछ पता नहीं होगा ना, तो ही तो हम हाँ। लिखेंगे।
हाँ, और वैसे भी हम लोग जनरली वो देखते हैं ना कि डबल सीट फ्रंटरूफर वाला देखते हैं, न्यूटन स्ट्रिंग वगैरह, ये सब ज़्यादा एक्सपेक्टेड लाइन्स पे होता है, ये उतना एक्सपेक्टेड लाइन्स पे नहीं रहता है। बट फिर भी हाँ, किया हुआ था हमने, मेरे को लग भी रहा था कि हो जाएगा, बट वो क्वेश्चन नहीं हो पाया। और ओके। मतलब मेरा ओवरऑल अटेम्प्ट 410 के आस-पास ही पहुँच पाया है। और उसमें से भी मेरे को ऐसा लगता है कि अगर मैं 410 वो वाला अटेम्प्ट करता ना, जैसे काफ़ी क्वेश्चंस थे जो एज़ इट इज़, मैंने शॉर्ट नोट जैसे बना रखे थे, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट में अच्छा, मेरे पास शॉर्ट नोट्स वगैरह कुछ नहीं था, तो मेरे को बहुत ही ऑसम, प्रॉब्लम ऑसम। हुआ था। तो चलो ये बताओ कि शॉर्ट नोट्स रियली में कितना हेल्पफुल रहा होगा आपके लिए, इन 4 दिनों में जो गैप होता है? हाँ, क्योंकि मेरे पास टाइम कम रहता है, तो मैंने हुँ, पेपर 2 के 3 मॉड्यूल के शॉर्ट नोट्स बना रखे थे और पेपर 1 के 2 मॉड्यूल्स के। तो अच्छा, हाँ, तो पेपर 2 में रियली हेल्प, मतलब ओके। मैं जॉब से 7 बजे आया, 7 हुँ, से हुँ, लेके 2 बजे तक पढ़ता हूँ मैं, तो 7 से 2 के बीच में ऐसा हुआ कि मैं एक-एक दिन में 2-2 ढाई-ढाई सब्जेक्ट रिवाइज़ कर चुका हूँ, कंप्लीटली विद कॉन्फिडेंस कि क्या बात है। आ जाएगा तो मैं कर लूँगा। क्योंकि मेरे जो क्वांटम के नोट्स हैं, वो लगभग 18-19 पेज के हैं, हुँ, हुँ, एटॉमिक के लगभग 15-16 पेज के हैं, हुँ, हुँ, न्यूक्लियर के भी 15-16 पेज के हैं, और उसमें जेनेरिक स्टफ नहीं है जो हम लोग नहीं, मतलब जो हम लोग को याद करने की ज़रूरत है। जैसे अगर उसने पूछ लिया कि न्यूक्लियर फोर्सेस के 6 कैरेक्टरिस्टिक बताओ, हुँ, तो मैं हुँ। उसमें वो वाले चीज़ें नहीं लिखूँगा कि अट्रैक्टिव होता है, शॉर्ट रेंज होता है, क्योंकि हम सबको पता है। शायद हाँ, मैं हाँ। इसका स्ट्रेंथ वाला फैक्टर लिख दूँ, शायद उसका जो क्वाड्रुपल मूवमेंट का एक्सप्रेशन होता है वो लिख दूँ, कि बोल दूँगा कि भाई क्या स्फेरिकल बात है। नहीं होता, क्वाड्रुपल मूवमेंट शो करता है, टेंसर फोर्स होता है। 2 ही 3 टॉपिक लिखूँगा। तो ऐसे के शॉर्ट नोट्स बहुत अच्छे बन जा जैसे पेपर 1 में मुझे लगता है करना मुश्किल है। पेपर 1 में हुँ, मतलब प्रॉपर छोटे और कंसाइज़ और बिना सिलेबस मिस किए शॉर्ट नोट्स बनाना बहुत मुश्किल है। हुँ, क्योंकि मेरे हुँ। को लगता है पेपर 1 में टॉपिक भी बहुत ज़्यादा है। आप खाली ऑप्टिक्स उठा के देखो ना, कितने तरह के बरोबर क्या है। इंटरफेरेंस, कितने ऑप्टिक्स तरह, देख लो, इलेक्ट्रोडायनामिक्स देख लो, हाँ, ये इलेक्ट्रोडायनामिक्स देख दोनों लो ही आप, अकेले उसमें देख डोमिनेट पाओ। कर जाते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चन में तो ये हाँ, दोनों डोमिनेट कर जाते हैं। यही दोनों डोमिनेट करते हैं। तो हुँ, पेपर 1 में फिर मैंने ट्राई किया था शॉर्ट नोट बनाने का, हुँ, किया हुँ, भी, बट मेरे को लगता है कि एक कमी मेरे प्रैक्टिस में रहा, दूसरा कमी मेरे को लगता है कि मैं काफ़ी प्रीकंसीव्ड नोशन लेके गया था, हुँ, हुँ। कि मैं दोनों पेपर मिला के 50 मार्क्स से ज़्यादा नहीं छोड़ूँगा। ओके। और पेपर 1 में मेरा मतलब बहुत ही हालत खराब हो गया, इन सो मच सो कि एक जो आपको बोला मैंने, एक प्लेट वाला क्वेश्चन, वो मेरे को लगता था कि आता है, मैं ओके। लग हो भी रहा था कि हो जाएगा, वो नहीं हो पाया मेरे से। वो क्वेश्चन मैंने बीच में छोड़ दिया है, बल्कि आई शुड हैव कंप्लीटेड इट, क्योंकि कुछ ना कुछ करके कंप्लीट तो करना चाहिए था मेरे को। अच्छा, पर आधे रास्ते एग्ज़ामिनेशन तक आ गया था। बाद की बात अलग होती है, वो प्रेशर वाली बात अलग होती है। इसमें हाँ, तो वही मैं, पता है मैं बाहर आके कुछ अब है, बाहर पीयर अगर ग्रुप है सेम मेरा। क्वेश्चन करा गया हाँ, ना, तो वही आपसे पीयर पीयर ग्रुप 450 है, के अटेम्प्ट हो पीयर ग्रुप जाएँगे। वालों ने पढ़ के शाम को हुँ। मेरे को फ़ोन करके बोला कि भाई देख, अगर ये क्वेश्चन सेलेक्ट करते हैं, तो कितना सही रहता है, ये वाले बाउंस से छूट जाते 2 को। मैंने कहा कि उधर हाँ। अंदर अलग गेम होता है भाई। अंदर की बात ही उधर, अलग होती है। हाँ, उधर उधर तुम्हें क्या पता, आते-आते क्वेश्चन जैसे श्री का जो ये वाला क्वेश्चन था, मैं हुँ, ये हुँ। लॉरेंटिन वाला, हुँ, ये हुँ। भी मैं सॉल्व कर रहा था, और आई लॉस्ट द सेंस ऑफ स्पेस कि कितना बचा हुआ है। तो मैंने लास्ट और के जबकि हम 2-3 लाइन, सबको पता है कि स्पेशल थ्योरी रिलेटिविटी में इनवेरिएंस का क्वेश्चन तो ऑलमोस्ट एक बार ही होता है। आएगा ही आएगा, या तो लॉरेंटिन हाँ, आएगा, या तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई हाँ, स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर टी हाँ, स्क्वायर वाला आएगा, या तो इनवेरिएंस आ ही जाता है। मैक्सवेल हाँ, इक्वेशन वाला। इनमें से कोई ना कोई तो आएगा ही आएगा, या तो डीएल एम्बिशन पूछ लेगा। भाई ये 4 में से बिल्कुल। एक ना एक तो हर दूसरे साल तो पूछेगा ही वो। क्योंकि अब और वो कई बार मोस्टली प्रैक्टिस क्या है में क्या कि होता है, 4 वेक्टर्स की डोमेन में घुसते चले जा रहे हैं हाँ, और घुसते जा रहे हैं, लॉरेंस एग्ज़ैक्टली, ट्रांसफॉर्मेशन मिन्कॉस्की वगैरह भी पूछना इनवेरिएंस, शुरू कर दिया इन्होंने। मतलब हमारे सिलेबस में भी है ना कोवेरिएंस प्रिंसिपल, हाँ, हाँ। ठीक है? तो को सिलेबस से ही पूछ रहे हैं और अगर आप देखो तो जो ग्लास एक स्लैब वाला जो मेरे को मतलब सबसे ज़्यादा बुरा इसी चीज़ का लगा था, मतलब इट वाज़ ऑलमोस्ट ईगो हिटिंग। हुँ, मुझे हुँ, लगता है कि मेरे का फिज़िक्स स्ट्रॉन्ग है, ठीक हुँ, है? हुँ। और वो बोल के कर रहे हैं कि हम यहीं से पूछेंगे, और फिर उसके बाद भी मेरे से क्वेश्चन नहीं हो रहे। मेरे को हाँ, इसी हाँ, चीज़ का हाँ। बहुत बुरा लग रहा था हाँ, ये वहाँ पे। तो है। क्योंकि देखो फिज़िक्स एक तो फिज़िक्स जीएस है भी नहीं ना कि आपकी जेनेरिक एबिलिटी हाँ, भी काम कर जाएगी। जीएस में कुछ होता है कि ज़ीरो, कुछ नहीं तो कुछ तो आप कर ही दोगे। हाँ, इसमें है कि नहीं ये आता तो नहीं ही करोगे, कुछ नहीं और आता तो ऑप्शन। नहीं आता, एग्ज़ैक्टली। हाँ, इसमें जैसे मतलब वो वो वाला क्वेश्चन था जो आई 3 आई की वैल्यूज़ दिए हुए थे, हुँ, हुँ। इनिशियल एंगुलर मोमेंटम दिया हुआ था, फाइनल एंगुलर हाँ, मोमेंटम हाँ, पूछा था। हाँ, 20 मार्क्स वाला जो है। 20 मार्क वाला क्वेश्चन, हाँ, वो हाँ, क्वेश्चन बिल्कुल। में मैं कंप्लीटली ब्लैंक हो गया। समहाउ आई चोज़ दैट क्वेश्चन कि मैं इसको करूँगा। हुँ, उसमें हुँ। एक क्वेश्चन मुझे आता था। ये वाला क्वेश्चन मैंने सोचा था कि मैंने बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व किए हुए हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया के, कुछ ना हुँ, कुछ हुँ। हाइट मार ले जाऊँगा। बट उसमें मैं कंप्लीटली ब्लैंक हो गया, सब तरह से मैंने सोच डाला। लास्ट में तो मैं ये भी सोचने लग गया था कि इसको मैं उससे कर देता हूँ, ये जो अपन ये एमएससी में करते हैं। ये इक्वेशंस ऑफ मोशन जो निकालते हैं उससे, नाम भूल गया मैं, एलिस व्हील, लैग्रेंजियन? -v वाले।
हाँ, लैग्रेंजियन वगैरह यूज़ करके। मैं हम्म। सोचा था कि वहाँ से करने का ट्राई करूँ क्या, बट वो नहीं हुआ। मैं कम से वो कम हमारा 15-20 स्कोप मिनट है उसमें भी नहीं। लगाया। जैसे आप देखो ना, इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा फर्स्ट वाले रोलिंग क्वेश्चन में सिलेंडर वाला है, हाँ, वहाँ पे फर्स्ट भी वाले आप क्वेश्चन में लैग्रेंजियन लगा सकते हो। लगा के ही आया हूँ मैं। मेरे को और कुछ हाँ। समझ में नहीं आ रहा था। मैं लैग्रेंजियन देखा, उसके अलावा इक्वेशन ऑफ मोशन निकाला, हाँ, तो अब जो है कुछ कि आया थीटा लैग्रेंजियन के टर्म्स में हमारे लिख के सीएससी चलाया। के सिलेबस में है नहीं, तो पता नहीं उसका क्या ही मार्क्स देंगे वो, लेकिन ठीक है। हाँ, वो मेरे को लगा वैसे भी मुझसे हो ही कहाँ रहा था, वो कंपल्सरी था, हम्म, उसको कुछ ना कुछ तो लिखना ही था। मैं तो लैग्रेंजियन लिख के आ गया छोटे वाले का, उसमें हम्म, कंडीशन डाल दी कि जो उसका मोशन होगा वो कैपिटल आर से बड़ा नहीं होगा, और थीटा बिल्कुल। के टर्म्स को इंटीग्रेट करके चला आया। तो वही है, ठीक है, स्टिल यार ग्रेट टू। तो चलो एक चीज करो कि आप अगले 2026 के एस्पिरेंट्स के लिए उनको क्या क्या बातें एग्जामिनेशन हॉल में ध्यान रखनी होती हैं। एग्जामिनेशन हॉल में सबसे ज़रूरी बात ये है कि भाई प्री कंसीव मेरे लिए तो मतलब अब क्योंकि मेरा बायसनेस है, क्योंकि मैं हाँ। अभी-अभी सह के आया हूँ। तो मेरे को तो इस चीज़ में बायस नहीं बोलूँगा मैं, कि हम्म, भाई प्री कंसीव्ड नोशन लेके मत जाओ। हम्म, पेपर क्योंकि पेपर 1 एक्चुअली डिफिकल्ट था। आप बाहर आके देखो, आप कंपेयर करो पीवाईक्यू की लाइन्स पे डायरेक्टली नहीं था। यूजुअली पेपर फिजिक्स वन में तो था। 70-80% एज़ इट इज़ रिपीट होता है। हम्म, समटाइम्स दे डोंट इवन चेंज द वैल्यू, जैसे कि अभी रो नॉट और केओन वाला क्वेश्चन आया था पेपर 2 में। मेरे ख्याल से वो एज़ इट इज़ पूछ चुका है पहले। कि हम्म। एक एक शॉर्ट डीके होता है, एक लॉन्ग डीके होता है, एक रो नॉट के ऑन जीरो। हाँ, 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 वो बिल्कुल। एज इट पेपर इज टू, आया है। पेपर टू तो पीवाईक्यू के लाइंस पे ही थे, उसमें आप कुछ हाँ, भी। पेपर वन भी पीवाईक्यू की लाइन्स पे काफी हद तक आता था, इस बार हम्म, नहीं आया। पेपर वन के उन्होंने शायद थीम रिपीट किए हैं, लेकिन उसमें भी एडवांस गए हैं। कभी हाँ, भी इन्होंने they ये नहीं have- किया कि हम हाँ कि मतलब एकदम जेनरिक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, आ जाओ कि एक डैम्प्ड ऑसिलेटर है, उसका डिराइव कर दो, और एक नहीं, नहीं। वैल्यू देके ये पूछ लिया। वैसा उन्होंने ऐसे एक क्वेश्चन नहीं पूछे। एक क्वेश्चन था डैम्प्ड ऑसिलेटर, लेकिन वो न्यूमेरिकल था। डेरिवेशन हम लोग यूजुअली एक्सपेक्ट करते हैं कि डेरिवेशन ऐसा आ जाएगा, या फिर वो हम्म, वैसे डालता था कि कंडक्टर में ये वेव इक्वेशन डिराइव कर लो और स्किन डेप्थ का फॉर्मूला निकाल दो। तो वो हम लोग कई बार करके जाते हैं, उसमें कॉन्फिडेंट रहते हैं। तो इसमें आप एक बात कॉन्फिडेंस आना बताओ मुश्किल कि आपकी जो पढ़ाई फिजिक्स की हो रखी है वो किस तरीके से हो रखी है, लेकिन आपने कहीं से कोचिंग करा है, सेल्फ नहीं, करा कुछ है? नहीं किया मैंने, सेल्फ ही। ओके, तो गाइस इट इज अ नोट फॉर ऑल ऑफ अस कि द गाय हैज अटेम्प्टेड 410 एंड खुद से करा है इन्होंने, तो हाँ, आपके लिए। मेरे साथ इश्यू है कि मैं जब जॉब में आया उसके बाद एंड मैंने द सब कुछ स्टार्ट पॉइंट किया। इज कि ही इज इन द जॉब। ओके, हाँ, सो भाई दिस इज अ आपने ग्रेट थिंग। आपने पूरा बुक से करा था, पूरा प्रॉपर नहीं, स्टैंडर्ड बुक से मैं पढ़ा? मेरा बैकग्राउंड फिजिक्स ही है। मैंने बीएससी ऑनर्स किया था डीयू से, फिर उसके बाद हम्म। मास्टर्स और पीएचडी करने चला गया था मैं आइजर। पीएचडी छोड़ के फिर मैं आ गया जॉब में। तो मेरा अच्छा अच्छा। बैकग्राउंड इसी में है, तो मतलब मेरे को उतना प्रॉब्लम नहीं हुआ। मतलब एज़ इन कि मेरे फंडा क्लियर थे। मेरे को बस अपने नॉलेज को यूपीएससी वाले सिलेबस से अलाइन करके उसके नोट्स बनाने थे। ओके। ये करना था मुझे। ओके, ग्रेट। तो वेरियस सोर्सेस यू हैव रिफर्ड टू कंसोलिडेट थिंग्स। यस। सोर्सेज वी नो ऑलरेडी, मतलब क्योंकि हम लोग हाँ वही तो यूनिवर्सिटी एग्जाम्स वगैरह लिखा है, तो एनपीटीईएल जैसे बोला, जैसे एमआईटी ओसीडब्ल्यू तो मेरा वन ऑफ द बेस्ट सोर्सेज है। मैं तो हाँ, सारे हाँ, जूनियर्स को ये बिल्कुल। एमआईटी द क्वांटम जिन उनमें लोगों जो को नहीं पता है, MIT OCW NPTEL इस लेक्चर है, मतलब हाँ, बिल्कुल। दो ज्यादा लेक्चर जिसने मेरे को रिसर्च में पुश किया था। ब्रायन एडम्स वाले ऑसम। लेक्चर होगा, फिर जो जुबाक उसमें क्वांटम मैकेनिक्स एडवांस लेता है, वो भी बहुत अच्छा बंदा हाँ, है। वो बिल्कुल। लेक्चर मतलब ही अगर बेस्ट अगर आप बुक है। हाँ एग्जैक्टली अगर आपको नोट्स भी हैं उनके। थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा टाइम मिलता है, तो आप प्लीज जाके देखो एमआईटी ओसीडब्ल्यू और एनपीटीईएल भी। जैसे एनपीटीईएल में जैसे डीसी सर का नहीं, एचसी सर का वो है क्वांटम वाला। वो ऐसी क्वांटम में शायद अच्छी वर्मा सर ने कराया ना। एच सी वर्मा वो सर भी ने भी सीरीज अच्छे बहुत से अच्छी है। कराया हुआ है उसको। हाँ, वो भी बहुत अच्छी सीरीज है। तो आप अगर आपके पास टाइम है, क्योंकि अभी टाइम है 2026 वालों के लिए, वो भाई, मतलब अब जिस हिसाब से आपने एग्जाम अटेम्प्ट करा है तो डेफिनेटली अब बहुत टाइम है। जॉब में रह के जब बंदा इतना कुछ कर सकता है तो इट इज हाँ, मतलब मतलब। अभी टाइम है नहीं, अभी 2 ही 3 हम्म, महीने टाइम है बस। हाँ, क्योंकि बिल्कुल। अभी फिर आपको लगेगा कि एथिक्स कंप्लीट कर लेता हूँ दिसंबर से पहले इंटरनल सिक्योरिटी एक बार कंप्लीट कर लेता हूँ, फिर जनवरी आ जाएगा, फिर लोग फॉर्म डालना शुरू कर देंगे, फिर आप प्री के पीछे भागना शुरू कर दोगे। बस फिर आग हम्म, मतलब पलक झपकते प्री आ जाएगा। फिर उसके बाद 2-3 महीने में फिर वही रेस चालू हो जाएगी। यही सब मत करना, मतलब अगर हाँ लाइक ये एक लॉन्ग टर्म एडवाइस अगर है वो, मतलब अगर कुछ भी सीखना है तो ये कर लो कि भाई पहले से कुछ चीजें कंप्लीट करके रख लो। आपको 3 महीने कम पड़ेंगे, बिकॉज़ जीएस भी वास्ट है। और हम्म, क्योंकि अगर आप इफ यू आर न्यू टू दिस एग्जाम, देन जीएस का एक पूरा का पूरा मतलब हाफ पार्ट इज सिलेबस, हाफ पार्ट इज आंसर राइटिंग। वो आपको पूरा सीखना पड़ेगा कि टाइम में पेपर कैसे कंप्लीट करना है, अपना प्रेजेंटेशन कैसे बेटर करना है, ये सब। तो आपको टाइम कम पड़ने ही वाला है आगे पढ़ने के लिए।
तो लाइक योर मोस्ट टीडियस आवर्स शुड गो राइट नाउ, अभी सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, एग्जैक्टली दिसंबर। हम कहते भी हैं कि आपका प्रीलिम्स निकले या ना निकले, मेंस की तैयारी तो आपको तभी करनी होती है। हाँ, और तो प्री 3 का सीन प्रीवियस भी ऐसा महीने है तो कि आप निकल गए हैं। जिन लोगों ने भी हाँ, प्रीलिम्स क्लियर नहीं करा होगा उनके लिए तो 3 प्रीवियस महीने निकल गए हैं। बट कहते हैं हाँ, कि बहुत ज़रूरी टाइम है ये। बेस्ट टाइम टू हाँ, प्लांट ए ट्री वाज़ 25 इयर्स अगो, सेकंड बेस्ट टाइम इज़ एग्ज़ैक्टली, नाउ। तो राइट अभी नाउ, भी कर लें। एग्ज़ैक्टली। हाँ, बिल्कुल। तो सबके लिए, मेरे लिए, जितने भी लोग नहीं 2026 को एम कर रहे हैं। अब हाँ, मैं भी बोलता हूँ, कर नहीं पाता हूँ टू बी ऑनेस्ट। हाँ, देखो, ठीक है। होता क्या है हाँ, कि ज्ञान को एंटायरिटी में फॉलो करना भी मुश्किल चीज़ होती है, बट अगर आप उसको टेंड बहुत भी कर लो, उसके क्लोज़ भी हाँ, चले जाओ तो भी बहुत वही भला हो जाता है। वही पॉइंट है बस कि मतलब एस्पिरेशंस वही रखना है। आप हुँ, मतलब कितना रीच कर पाते हो, कहाँ तक पहुँच हुँ, पाते हो, वो अलग बात है। बट वो है कि एस्पिरेशंस आप कम से कम अपने एस्पिरेशंस यू शुड पोजीशन वेरी राइटली एंड वेरी माइंडफुली। आप अपने एस्पिरेशंस इस तरह से रखो कि मेरे को ये पार्ट अभी खत्म कर लेना है, इसके शॉर्ट नोट्स बना के अभी रख लेने हैं। और ये आप अगर 8 मॉड्यूल में से 4-5 मॉड्यूल के भी शॉर्ट नोट्स बना के और पूरी तरह से पढ़ के अभी रख सकते हो, तो हुँ, आप ये नोटिस करोगे कि लेट अस से इट इज़ फरवरी राइट नाउ एंड हुँ, आपको लग रहा है कि आप कुछ भूल रहे हो। तो हुँ, आप बेसिकली 3 दिन दे के पूरा कंटेंट रिवाइज कर सकते हो एंड यू आप शायद 10 से 12 घंटे निकाल के पूरा-पूरा न्यूक्लियर रिवाइज कर लो। तो आप कभी भी हाँ, उसका जब वो भी आप ऐसा जीएस से बोर हो जाओ तो एट द टाइम जब एक हाँ, दिन आपको कुछ हाँ, ना करने का मन करे तो ये कर लो। ये हाँ और वो अच्छा भी लगता है और सब मोर इम्पोर्टेंटली इट गिव्स यू कॉन्फिडेंस कि हुँ, आप अगर प्री में इस कॉन्फिडेंस के साथ बैठ रहे हो कि ओके, मैं अगर प्री निकाला मैंने तो मैं मेंस में आई हैव वेरी गुड चांसेस, तो आपको प्री निकालने का भी ऑसम, चांसेस ऑसम। बढ़ जाता है। आपकी कॉन्फिडेंस से लोग भी मोटिवेट हो रहे हैं, दे आर फीलिंग गुड इन फैक्ट। और एक चीज मैं याद करूंगा हाँ, अनुभव भैया, आप जैसे कि हुँ, प्री आपने बोला ना, जीएस की तैयारी आधा रिटर्न है आधा ये है। जीएस हाँ, में इतना ज्यादा स्कोप है, मतलब गाइडेंस इतना है कि हुँ, किसी हाँ, किसी ने अगर करेक्ट। प्री निकाला है उसका इतना नॉलेज होता है कि वो हुँ, 3 महीने में जीएस में ठीक ठाक तो कर लेगा। जैसे मेरा पहला मेंस था, बट हुँ, मैंने एक भी सवाल नहीं छोड़ा है चारों पेपर में, सभी का सभी अटेंड करके आया हूँ। क्या और बात है। एग्ज़ैक्टली कम व्हिच बहुत कम आंसर व्हिच राइटिंग इज़ किया है, क्वाइट बट रेयर अच्छे से। हाँ, इनफैक्ट हम्म, मैं नहीं जानता किसी को जिसने पहले अटेम्प्ट में एथिक्स कंप्लीट किया हो। तो इट्स लाइक ह्यूज कांग्रेचुलेशंस टू यू। मेरा भी जब पहले एथिक्स में 1.5 केस स्टडीज छूट गया था। तो लाइक अगर हुँ, तुमने पेपर कंप्लीट किया है तो मैं यू हैव ऑलरेडी डन अबव एवरेज फॉर वही बोल रहा हूँ फर्स्ट ना, अटेम्प्ट एट पॉइंट लीस्ट, राइट? वही जीएस की है। एक तैयारी और चीज़ है हो ना, एक जाती और चीज़ आती है कि अगर आपको टॉप करना है तो पहले पेपर तो कंप्लीट करो, तभी आप एग्जैक्टली एंट्री ले पाओगे उस हाँ, ज़ोन में। हाँ, इट इज वो द बोलते बेयर हैं ना मिनिमम। कि पेपर। हाँ, हुँ, हाँ, बट ये भी सच है कि कम से कम 30 to 40% लोगों का पेपर कंप्लीट नहीं होता है, बेयर हाँ, मिनिमम, हाँ, और जबकि बिल्कुल। सबको पता है कि कंप्लीट करना नेसेसिटी है। बट वो 3 महीने में ऑप्शनल प्रिपेयर करना इज इम्पॉसिबल, स्पेशली अगर आप फिजिक्स इम्पॉसिबल, को। एग्जैक्टली एटलीस्ट 50 to वो 60 मेरे परसेंट साथ इस बार हुआ। हाँ, एटलीस्ट 50 to 60%। विद अ मेरे वेरी साथ भी गुड पहले जीएस अटेम्प्ट मैं। यही हुआ था ना भाई, एकदम जीरो, आई वाज प्रिपेयर्ड जीरो। उसके बाद में और फर्स्ट ऐसा नहीं कि कुछ पढ़ा नहीं था, अभी चीज दो हाँ, बार तीन बार पढ़ रखी है। बट एग्जाम के पहले 3 महीने में जब उठाओ 60 पेज 80 पेज 100 पेज के नोट्स, नहीं, तो एक हाँ, एक इट शुड सब्जेक्ट बी करने में 10 दिन कंसोलिडेटेड। चले जाते हैं, 8 दिन चले जाते हैं, पीवाईक्यू कौन करेगा? करेक्ट। तो अब वो पीवाईक्यू तो चीज आपने जैसे कि बहुत बोला किया ना कि पीवाईक्यू तो भाई एकदम टिप्स पे ही होना चाहिए। पर्टिकुलरली जो हम मतलब हम लोग हर एक मॉड्यूल में कम से कम 10 से 12 प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना? वो जैसे आपके न्यूक्लियर में हो सकता है, न्यूक्लियर में वो चीज़ शेल मॉडल हो सकती है, कंजर्वेशन लॉज हो सकता है। है ना? और ऐसे है कि आप आइडेंटिफाई कर कम से कम आप वो चीज़ तो करके 2-3 बार और कंसाइज़ करके मॉलिक्यूलर छोटे फिजिक्स में। हाँ, मॉलिक्यूलर और न्यूक्लियर तो एक्चुअली फ्री के मार्क्स है। अगर अगर आपने टू बी ऑनेस्ट, टू बी हाँ, ऑनेस्ट। हाँ, अगर आपने पीवाईक्यू ढंग से किया है, कंसाइज़ नोट्स बनाए हैं, तो मैंने लेजिट अपना पेपर सैटरडे को था। मैं रात को यहाँ से 10 बजे निकला था। मैंने फ्लाइट में पूरा का पूरा न्यूक्लियर रिवाइज़ किया है। वहाँ पहुँच के हिंदी और इंग्लिश के बीच में पूरा-पूरा ये फ्लाइट में मैंने मॉलिक्यूलर किया था, इधर न्यूक्लियर किया था मैंने 2 घंटे में। क्या बात है, तो ऑसम। सो ये अगर आपने कुछ अच्छे नोट्स बना रखा प्रैक्टिकल है इनसाइट हैं जो कि आप दोनों की तरफ से आ रहे हैं, एंड लिटरली मतलब दिस आर जो मैंने भी अपने 2022 के अटेम्प्ट में फील किया था, यही सब गैप्स मेरे पास भी रह गए थे कि अगर शॉर्ट नोट्स होती तो ये बेटर होता, अगर पीवाईक्यू का इतना बेयर मिनिमम करा होता हाँ, कि तो भाई मतलब अटेम्प्ट आपको करने की जरूरत नहीं पड़ी, वो अपने आप ही हो जाएगी। आप एग्जामिनेशन हाँ, हॉल में बैठ के करोगे क्या? अटेम्प्ट ही करोगे। और आपको जब कुछ आता क्वेश्चन है तो ज़रूर पेपर दिखेंगे अपने आपको। आप भरने लग जाता है, और वो फिर मसल भरने एग्ज़ैक्टली मेमोरी भी किक इन कर जाता है। अगर हाँ, पहले से कर रखा है, न्यूमेरिकल में मसल मेमोरी किक इन करता है, बट डिराइवेशन में नहीं करेगा। वो पूरा रटा हुआ अगर होना आपने चाहिए, हाँ, अगर उसमें आपने मेमोरी मल्टीपल मेमोरी टाइम्स नहीं नहीं कर है, रखा है तो। हुँ। नहीं होगा।
इतना बुरा लगा वो लॉरेंस वाले पे, अभी तक मुझे बुरा लग रहा है कि सेम कम से कम मेरे को भी वही ऑप्टिक्स वाले क्वेश्चन पे ऐसा ही लगा। और मेरा एक और क्वेश्चन, उसका मैंने भी आंसर मैच नहीं कराया, मैं कराऊंगा भी नहीं अब, ठीक है। वो क्वेश्चन भी मुझे लग रहा था कि बहुत आसान है, मैंने किया उसको करके, बट उसका आंसर का ऑर्डर मेरा बहुत गंदा आ रहा है। मैं बता देता हूँ, वो था ना जिसमें बी था और मॉलिक्यूलर इंटरबॉन्ड डिस्टेंस निकालना था, मॉलिक्यूलर का क्वेश्चन हाँ था, तीनों, हाँ हाँ न्यूमेरिकल था। हाँ 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 हाँ, उसका बॉन्ड लेंथ वो इतना एक से एक इतना कनेक्टेड था फिर। हाँ, बॉन्ड हाँ लेंथ इतना घटिया कम है, ऑर्डर वो का आ रहा घटिया था। है। हाँ, फिर ठीक है। नहीं नहीं नहीं, वो मैंने आंसर लिखा, हायर मैंने कहा ये मतलब, क्या। नहीं हायर ऑर्डर मतलब, हाँ कम ऑर्डर क्या है, -20 या -15, मुझे लगा हाँ इतना वो कम कैसे मतलब, जा रहा है, बट कुछ तो हाँ है। मेरे को लगा कि बॉन्ड लेंथ इतना कम हो ही नहीं सकता। मेरे को भी लगा कि मैंने गलत किया है, मैं वापस जाके फॉर्मूला में हाँ वो तो डाउट में आ गया। पिकोमीटर रेंज में भी नहीं था, और भी कम था, अच्छा, तो यहाँ वो पे मेरे को भी किसी लगा। और ने कुछ रिप्लाई किया है कि वाइब्रेशनल वाले का ऑर्डर अलग आ रहा था, ऐसा कुछ अलग आ रहा था वो। है ना? ठीक है, ऑसम। बट तो पेपर 2 में एक चीज था कि न्यूमेरिकल मोस्टली मॉलिक्यूलर के हो या वो वाले, अगर फॉर्मूला पे अच्छी पकड़ है, फॉर्मूला का डिराइवेशन हाँ याद है, न्यूमेरिकल हो जाएगा। हाँ, एक और चीज मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा कि आप जो कॉम्पैक्ट नोट्स बनाओगे ना, आप अपने हम्म, कॉम्पैक्ट नोट्स अलग से बना के रखो, साथ में एक फॉर्मूला शीट भी बना के रखो। फॉर्मूला शीट आपका एक मॉड्यूल का 3-4 पेज से ऊपर नहीं जाना चाहिए। इट शुड बी रिवाइजेबल विद इन हाफ आवर। क्योंकि वो वाला क्वेश्चन याद है जिसमें वायर दिया हुआ था और फुट ए निकालना था, वेक्टर फील्ड। बिल्कुल। वेक्टर हाँ पोटेंशियल, हाँ। हाँ, वेक्टर, वो क्वेश्चन मैंने खाली इसे छोड़ा क्योंकि मैं अपने फॉर्मूले में कॉन्फिडेंट नहीं था, क्योंकि मैंने इलेक्ट्रो का फॉर्मूला शीट बना नहीं रखा था। जिन सब्जेक्ट का मैंने फॉर्मूला शीट बना रखा था, जिनके फॉर्मूले में कम से कम 7-8 बार गो थ्रू हुआ था, बिकॉज इफ यू हैव नथिंग, आपके पास फॉर्मूले रहते हैं तो यू कैन एटलीस्ट फाइट मार सकते हो। आप ट्राई कर सकते हो क्वेश्चन को सॉल्व करने में, क्योंकि और वो दैट हो इज अ जाता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड स्पेशली फॉर्मूला। पेपर 2। हाँ हाँ, एग्जैक्ट। पेपर वन में भी जैसे अगर मेरे को बाद में आके मैंने बाहर चेक किया तो मेरे को फॉर्मूला सही याद आ रहा था, बट आई डिड नॉट चूज दैट क्वेश्चन बिकॉज आई वाज नॉट कॉन्फिडेंट विद दैट फॉर्मूला। तो आप प्लीज फॉर्मूला शीट भी अलग क्वेश्चन बनाओ। सिलेक्शन भी एक ये रहता है। अनिकेत हिरदे सर ने इसके बारे में बढ़िया बोला था कि 1-2 छोड़ दो, 1 और 5 छोड़ दो, और उस क्वेश्चन पे टिक मारो उस हाँ, बिट पे अनिकेत से बात जो करके आपको मैंने 100% श्योर है। हाँ, वो ये जो मैं जो ये वाला स्ट्रेटजी इस साल शुरू किया था ना, वो मैंने उसी से बात करके किया था कि वन और कंपलसरी वाले तो करना ही है, उसके बारे में क्यों सोच रहा है। हाँ वो देखना क्यों है। जो हाँ, जो बाकी और 5 इसमें जो बाकी अमित भैया ने भी बहुत अच्छा पॉइंट बोला था कि एग्जाम के 3-4 दिन पहले 5-6 साल के सवाल निकाल लो और बस क्वेश्चन हाँ सिलेक्ट करो उसमें कि मैं कौन सा करूंगा, तो फिर वो एक सबकॉन्शियसली बिल्ड हो जाता है वहां पे जाके पहले बार करेंगे तो क्या ही होगा, क्वेश्चन सिलेक्ट ही नहीं कर पाओगे। आपका आंख जाएगा कि अरे 5th वाले 6th वाला देख रहा हूँ, 7th वाले में क्या है थोड़ा देख लूं, 8th वाले में क्या है आई देख थिंक लूं। तरुण था, जो भी भाई था, उन्होंने भी बहुत सही बात बोली थी कि आप आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस इसमें भी करो। डोंट डू दिस कि आपको जीएस में, क्योंकि आपका वहाँ पे क्या प्रेजेंटेशन है वो ज्यादा मैटर करता है, बट फिजिक्स में भी आंसर राइटिंग की जरूरत है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि वरना याद ही हम नहीं लोग रहेगा पढ़ पढ़ के। याद नहीं रहता। उसके अलावा क्या है, हम लोग खाली बेयर बोन आंसर लिख के चले जाते हैं। जैसे कोई लेट अस से कि ये हार्मोनिक ऑसिलेटर का ऑपरेटर मेथड आ गया, तो क्योंकि हमारे नोट्स बेयर बोन फॉर्म में मिनिमम कंपैक्ट करके रखा हुआ है, तो हम लोग वही बेयर बोन फॉर्म में वो आंसर लिख के चले जाते हैं। और वहीं पे दूसरा बंदा है जिसने उसको प्रॉपरली मतलब ऑर्नामेंट किया हुआ है कि गिवन इज दिस इज द फॉर्म, दिस इज द फॉर्म ऑफ द ओके, पोटेंशियल, यहाँ पे भी मिलता है इस तरह से। एक बंदे का मैसेज है आप लोगों के लिए, आप दोनों के लिए, इनफैक्ट अनुपम और श्रीनिवास, कि ही इज अ बिगनर एंड ही हैज कंप्लीटेड द डायस लेक्चर्स। ओके, तो दे ही वांट टू कनेक्ट टू बोथ ऑफ यू, तो प्लीज अभिषेक सिंह सेंगर, आप खुद को अनम्यूट करें आप, और प्लीज इनसे बात कर लीजिए जो भी आपको करनी है, एंड अदर्स विल बी, आप दूसरों को क्वेश्चन से सीखोगे। हाय, am I audible? हाँ, आप ऑडिबल है, प्लीज बोलिए। सर मैंने 2025 में सर अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था, और ग्रेजुएशन के साथ मैं तैयारी कर रहा था, डीआरस लेक्चर्स वगैरह कंप्लीट कर लिए थे, और मैंने अपना रिवीजन ही शुरू कर दिया, सब पीवाईक्यू वगैरह कर रहा हूँ। लेकिन कभी कभी सब पीवाईक्यू देखता हूँ तो वो जो एक्चुअल नोट्स हैं उसमें होता नहीं है वो सर पोर्शन कवर, तो सर समझ नहीं आता है किससे पढ़ूँ, वो कोई सोर्स में भी नहीं पेपर मिलता है, वन बहुत डिफिकल्टी होती है पेपर 1 में ना, हाँ, पेपर 1 पेपर में वन। स्पेशली। नहीं तो कोई बात नहीं, मुझे ऐसे लगता है कोई बात नहीं, क्योंकि आपको वहाँ पे जाके कुछ क्वेश्चन छोड़ने हैं। देखो, अगर वो आपके सिलेबस का सेंट्रल पॉइंट है, जैसे कि मान लो आपके सिलेबस में लेट अस से लिखा हुआ है ऑसिलेटरी सर्किट्स आरएलसी वाले, अगर उस पे बेस्ड क्वेश्चन है और आपके नोट्स में नहीं है, तो आपको फिर वो पढ़ के समझ के अपने नोट्स में ऐड करके कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखना चाहिए।
लेकिन अगर वो आपके सिलेबस में डायरेक्टली मेंशन नहीं है और वो ऐसा पीवाईक्यू है जिसको आप रिपीट वैल्यू नहीं देख रहे हो लास्ट 10-12 साल में, तो इट्स ओके, आपको कुछ क्वेश्चन छोड़ने होंगे। यू हैव टू कवर 90% ऑफ पीवाईक्यूज या 92%। आप 100% पीवाईक्यूज के पीछे जाओगे, ऐसे क्वेश्चन जो 10 साल में एक बार आए हैं और उसके ना आगे पूछे गए ना पीछे पूछे गए, उससे रिलेटेड चीजें, आप उन सब के पीछे ज्यादा मत भागो। अगेन आपको 500 आपको वैसे भी 5 आउट ऑफ 8 क्वेश्चन करना है, 3 क्वेश्चन यू हैव टू लीव एनीवे। उसमें से भी जरूरी नहीं कि आपको 500 आउट ऑफ 500 का अटेम्प्ट करना है। आप 450 का अगर गुड अटेम्प्ट मारोगे तो यू आर ऑलरेडी इन टॉप 10 परसेंटाइल, अगर आप ये कर सकते हो तो। अगर आपको पीवाईक्यू का रिपीट वैल्यू नहीं मिलता है और आपके सिलेबस में एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं है तो छोड़ दो, इट्स फाइन। सर ऐसा ऐसे मुझे लगता न्यूमेरिकल और जो सर कुछ कॉन्सेप्ट्स वगैरह हैं, ये कोई स्टैंडर्ड सोर्स है, कोई बुक वगैरह से प्रैक्टिस करूँ या नहीं करूँ सर? है वो भाई मेरे को लगता है पीवाईक्यू मतलब ही इतने हैं, आईएफएस फॉरेस्ट के हाँ हो गए, यूपीएससी के 30 साल हो गए, उसको कर लोगे तो 440 430, अनुपम भैया भी शायद मानेंगे, 430 440 तो कहीं नहीं जा रहे। और ये अबैड नहीं है कि हमको 500 लिखना है, 480 लिखना है। 430 में लोग टॉप 30 में आ रहे हैं वो अटेम्प्ट करके। तो अब वो अभिषेक भाई 20 देखो, 30 के पीछे मैं 400 410 मार्क का ही अटेम्प्ट कर पाया हूँ। मैं 440 या 450 मार्क का इसलिए नहीं अटेम्प्ट, मतलब मैं अटेम्प्ट नहीं कर पाया, इसका रीजन ये नहीं है कि वहाँ पे ऐसे क्वेश्चन आए थे जो मेरे को आते नहीं है। ऑब्वियसली ऐसे क्वेश्चन आए थे, उसका रीजन ये है कि वहाँ पे ऐसे क्वेश्चन आए थे जो मुझे आने चाहिए थे लेकिन आते नहीं थे, जो कि सेंट्रल क्वेश्चन थे, जो पीवाईक्यू बेस्ड थे, जो सिलेबस से डायरेक्टली उठ के आए थे और मैं नहीं सॉल्व कर पाया। कम से कम ऐसे 30-40 कम से कम 40 मार्क के क्वेश्चन ऐसे थे। तो दैट इज द रीजन कि अगर मेरे मार्क्स कम आएंगे तो दैट इज द रीजन कि जो पीवाईक्यू बेस्ड थे, आसान क्वेश्चन थे जो मेरे को हो जाने चाहिए थे, वो क्वेश्चन मैं नहीं करके आया हूँ। वही अल्टीमेटली, जैसे प्री में हम लोग देखते हैं ना कि प्री में आपको सिलेक्शन इस वजह से नहीं रुकता कि कोई ऑब्जेक्ट या कि खराई कौन सा है या फिर ये कौन सा है। प्री में अपना सिलेक्शन उससे नहीं होता, प्री में अपना सिलेक्शन इससे होता है कि वो आर्टिकल आपको नहीं पता, आर्टिकल 363 नहीं पता, या फिर आपको बेसिक ज्योग्राफी का क्वेश्चन नहीं पता, या बेसिक इकोनॉमी का रीड नहीं पता। वैसे इसमें भाई कि अगर आपको पीवाईक्यू पर पकड़ है और आपको सिलेबस के जो कोर पॉइंट्स हैं उन पे पकड़ है तो रिलैक्स हो जाओ, क्योंकि आपको बहुत कुछ करना है यार। आप एक बार सिलेबस उठा के देखो, 8 मॉड्यूल, जीएस और फिर ऐसे का प्रैक्टिस, एथिक्स का प्रैक्टिस। आप ज्यादा डीप में घुसना अफोर्ड नहीं कर सकते। देयर इज नो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, देयर इज नो गुड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अगर आपको मतलब लग रहा है कि ऑब्स्टिकल क्वेश्चन है, आप अपना पहले ये क्लियर कर लो, और फिर उसके बाद पीवाईक्यू अटेम्प्ट करने जाओ। एक बार अपना फंडा क्लियर कर लो और कोर पॉइंट्स कवर कर लो। एक बार आप पीवाईक्यू देखो, आपको खुद ही कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ मैं 5 आउट ऑफ 8 क्वेश्चन ऐसे चूज कर पा रहा हूँ जो मुझे आते हैं। आप इस लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस से पहुंच जाओ, मेरे को लगता है दैट इज इनफ। ग्रेट। सर वन लास्ट क्वेश्चन सर, जो क्वेश्चंस होते हैं सर उसमें बेसिक्स तो पता होता है लेकिन सर इन डेप्थ नॉलेज नहीं हो पा रही है सर। जैसे डेंसिटी ऑफ स्टेट्स वाला था सर, उसका मैंने हाँ। सर बेसिक्स किए हुए हैं, लेकिन जो 3 क्वेश्चंस देखे पीवाईक्यू वाले, तो उसमें से बस एक ही समझ में आया सर। ऐसा लगता है कुछ मिस आउट हो रहा है। वो तो यार वो होता ही है। अब मतलब कम से कम मुझे ऐसा लगता है कि ये तो होगा ही, क्योंकि वो पूछता भी तो जा रहा है ना ऊपर ऊपर। पहले वो खाली पूछता था कि तुम्हारा जी डी करके और 3D या 2D में डिराइव करा लेता था। अब वो धीरे धीरे ऊपर जाते जा रहा है। तो अब मतलब अपना जैसे मैं भी अब अगले साल प्रिपेयर करूंगा, तो मैंने तो वैसे रिलेटिविटी वाला मेरे नोट से पढ़ा हुआ है, बट रिलेटिविटी के अलावा मैं एक दो और ऐसे ऐसे मतलब जो उसके कंजॉइंटेड चीजें हैं, जैसे एक दो क्वेश्चन और है, जैसे जीपीडीपी भी एक आधा क्वेश्चन आया हुआ है शायद, तो वो भी देख लूंगा मैं। वो यार अपने अपने उसके ऊपर है कि आप कितना डीप में जाना चाहते हो। बट मैं खाली बोलूँगा कि ये चूज करते टाइम कभी ये चीज दिमाग से मत निकालना कि ज्यादा अननेसेसरी डीप में मत घुसना। बहुत कुछ है पढ़ने के लिए भाई अपने पास, सिलेबस इतना बड़ा है। और एक चीज भैया, अनुपम भैया, आप मतलब करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, और जब कोई ऐसा सवाल आ गया जो कोई भी नहीं कर पाता, आप नहीं, मैं उससे नहीं, या पूछ फिर लो। कोई भी जो हाँ, मतलब बेस्ट पढ़ रखा है, तो उससे फर्क नहीं पड़ता ना, क्योंकि एनीवे देयर विल बी इंटर ऑप्शनल करेक्ट। स्केलिंग ना। तो अगर आप कर नहीं पाए, अपने आप आपका स्कोर स्केल हो जाएगा, क्योंकि एवरेज भी कम होगा, हाईएस्ट भी कम होगा, लोएस्ट भी कम होगा। और आपके लक पे भी डिपेंड करता है। कभी जैसे मेरे को लगता है कि मैंने लेजर इतना अच्छे से पढ़ा था, मुझे थोड़ा बहुत है कि भाई मैं लेजर पे पकड़ है, मेरा लेजर क्वेश्चन नहीं छूटेगा। बट इस बार जो क्वेश्चन है मेरे को नहीं हुआ लेजर से। देयर वर हाँ, 20 वो अभी मोर आप डिफिकल्ट करोगे वो हो थिंग्स, जाएगा, देयर वर अभी 20 मोर आप करोगे डिफिकल्ट हो थिंग्स दैट जाएगा दे वो। कुड हैव आस्क्ड, और वो मेरे से हो जाते। बट थोड़ा बहुत लक फैक्टर भी है। चलो और वो ग्रेट। ऐसे एक एक सवाल के पीछे भागने चाहेंगे तो जीएस खराब हो जाएगा।
डेफिनेटली हाँ, अल्टीमेटली वी नीड टू बैलेंस द फिजिक्स विद एग्जैक्टली जीएस। खास यहाँ करके पे ऐसा भी 5-10 कहते नंबर हैं भले कि ज्यादा आ जाए, हाँ, वहाँ 50 चला जाएगा। देखो जीएस में क्या है ना कि अगर आप थोड़ा भी दिमाग लगाओगे तो हर क्वेश्चन में आधा एक नंबर ज्यादा लाने का स्कोप होता है आपके पास। हाँ एग्जैक्टली। ठीक है और अभिषेक भाई एक और चीज मैं बोलूंगा, एक जी। थंब रूल है कि आप ना जैसे जैसे ये प्रिपरेशन में प्रोग्रेस करते जाओगे ना, 15-20 दिन या 10-15 दिन के बाद आके एक बार ना किसी साल का पेपर उठा के देख लिया करो, ठीक है? जी तो आप हमेशा चेक में रहते हो कि मैं ज्यादा इन डेप्थ तो नहीं घुस रहा हूँ या मैं ज्यादा बाहर तो नहीं, बिकॉज सिलेबस में तो खाली हाँ पॉइंट्स लिखा है ना, किताब पढ़ना है वो तो पीवाईक्यू से पता चलेगा अपने को। जी, ये तो थोड़ा है थोड़ा टाइम कि बाद आके हाँ डेप्थ बैलेंस करनी चाहिए। बेस्ट अप्रोच वही है कि डेप्थ और ब्रेड्थ को मिला के ही आगे बढ़ा जाए। करें। सर तो जी चलो यार, बहुत अच्छा लगा, मतलब काफी इन एक डेप्थ क्वेश्चन में सर, कवर कि करा। कुछ हाँ, पूछिए पूछिए। ये आपके साथ मतलब मैं थोड़ा कनेक्ट वगैरह हो सकता हूँ, जैसे कभी कोई डाउट वगैरह होता है तो आप टेलीग्राम में कोई कहीं पे कुछ म- अम, ये किसके लिए क्वेश्चन है अभिषेक? हाँ, आप ये कोई भी, आप में से कोई भी। हाँ मैं तो ये ग्रुप पे भी हूँ ना, अभी आईएएस पे भी, ये जो अभी वाला ग्रुप है इस पे भी हूँ मैं। हाँ, आप ग्रुप अच्छा, में डिस्कशन में क्वेश्चन डालिए जिनके लिए हाँ भी। ग्रुप पे डालो, आप पर्सनल भी कर सकते हो, बट थिंग इज कि मैं क्योंकि समय का क्रंच रहता है तो मैं सोशल मीडिया काफी इरेगुलरली विजिट करता हूँ, वो खासकर टेलीग्राम में और व्हाट्सएप, तो हो सकता है उसमें डिले हो जाए। बट आप ग्रुप पे डालोगे, ग्रुप पे मैंने भी काफी कुछ ग्रुप से ही सीखा है डिस्कशन कर करके। तो आप ग्रुप पे डालोगे तो कोई ना कोई सूटेबल बंदा आंसर करेगा, और अगर मैं होऊंगा तो मैं डेफिनेटली करूंगा। बस ये है कि मैं थोड़ा चेक थोड़ा सा स्पोरेटिकली करता हूँ, कंटिन्यूअसली नहीं रहता हूँ, बस ये दिक्कत है। अरे यहाँ पे एक बंदे का सवाल है, थोड़ा इससे भी आगे का सवाल है कि व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस इंटरव्यूअर एक्सपेक्ट फ्रॉम एस्पिरेंट्स इन फिजिक्स। तो मैंने ना जीएसआई के 2 इंटरव्यू दिए हुए हैं, ठीक है? तो मैं उसका बता सकता हूँ, मैं अभी यूपीएससी वाले में हाँ, इंटरव्यू तक नहीं गया हूँ। उसी का बता दो आप, कम से कम भाई को कुछ तो तसल्ली हो जाएगी। अरे वो बेसिकली ना फंडे पूछता है, जैसे मुझसे पूछा था उन्होंने कि एक तो उन्होंने ये पूछा था कि हाइजेनबर्ग कंसंट्रेटिव प्रिंसिपल को पहले तो एक्सप्लेन करो, फिर उसके बाद पूछा था कि इसका फिजिकल मीनिंग क्या होता है, ये पूछा था। और एक मेरे से पूछा था एक्टिव और पैसिव कंपोनेंट ऑफ सर्किट्स क्या होता है, अच्छा। ठीक है? और हाँ मेरे से और उसमें जीएसआई वाले इंटरव्यू में तो ऐसा होता है कि उनके पास एक पैड टाइप का होता है, तो उन्होंने मेरे से पूछा था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मतलब ईएम वेव होती क्या है, मतलब बहुत ही अजीब सा क्वेश्चन था कि ईएम वेव क्या होती है। मैंने फिर ऐसे बोला था कि सर परपेंडिकुलरली ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक वेव होता है। तो वो बोलते हैं कि आप प्रूव कर दोगे कि परपेंडिकुलरली ऑसिलेटिंग होती है। मैंने कहा हाँ। उन्होंने कहा कि पैड दिया मैंने, वो कह रहे हैं लो प्रूव करके दिखाओ। तो मैं कर ही रहा था, तो उन्होंने बीच में कहा कि अच्छा अच्छा ठीक है कोई बात नहीं चलो। ओके ओके। हाँ, और अक्सर वो बाकी ऐसा ही बैकग्राउंड करते हैं। मेरे स्टेट वाले में भी क्वेश्चन ऐसे ही आए थे कि बेसिक, उन्होंने तो बड़ा जेनरिक पूछ लिया था कि क्रायोजेनिक इंजन का मतलब क्या होता है, क्यों बनाते हैं उसे। तो मैंने वैसे एक्सप्लेन और कर दिया अनुपम था। भैया, हाँ आपने जीएसआई का दिया था तो वहाँ पे एक्सपर्ट्स भी आए होंगे, क्योंकि पता है ना उस एक्सपर्ट एरिया में, हाँ बट यहाँ पे जर्नलिस्ट होंगे तो इतना डीप शायद ना जाए। हाँ नहीं ऐसे ही बट जैसे पूछेंगे क्वांटम एंटेंगलमेंट क्या है, मेरे टेलीपैथी क्या है। मेरे मेरे बैचमेट्स को, मेरे जूनियर्स का है यूपीएससी में, ठीक है? जी जी। वो सिलेक्टेड हुए हुए, तो उनसे मैंने एक्सटेंसिवली बैठ के बात किया हुआ है, तो उनसे मोस्टली यही रहता है। जैसे कि एक प्रोजेक्ट पे काम किया था उसने अपने मास्टर्स के टाइम पे, तो उस पर उससे काफी लंबा डिस्कशन हुआ था कि भाई बताओ तुमने, तो काफी कुछ एक्चुअली डैप डिपेंडेंट ही होता है उधर भी। आपका फिजिक्स पे सबसे आपका वो रहता है कि करेंटली क्या चल रहा है फिजिक्स में। जैसे अभी इस साल जो न्यूरल नेटवर्क वगैरह थोड़ा सा सोचते हो सकते हैं पूछ ले वो, तो अगर आपको स्टोकेस्टिक प्रोसेसेस सब के बारे में पता है तो अच्छा होगा, नहीं पता तो कोई बात नहीं, इट इज नॉट योर जॉब, क्योंकि वो आपका जो सिलेबस है वो काफी मिसमैच है इस साल के नोबल वगैरह से। बट इसी टाइप का क्वेश्चन होता है जो आप बिल्कुल भी डीप में नहीं जाते। आपके पास थोड़ा सा ये है कि फंडे क्लियर होने चाहिए, कि अगर आप बोल रहे हो कि सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर का एनर्जी जो होता है इक्विडिस्टेंट होता है, तो आपको इस तरह का आउटपुट देने पड़ेंगे कि वो हो जाएगा। बस बाकी वो कुछ मेरे को तो नहीं लगता। बात तो है, मेरे काफी जूनियर्स है सिलेक्टेड इसी में, तो मैं तो पूरा फिजिक्स का गाइडेंस उन्हीं से लेके किया है कि क्या क्या पढ़ना है कैसे पढ़ना है। वैसे तो अनुपम मतलब भाई, मुझे आपने मतलब पढ़ाई कहाँ से करी हुई, जो आपने बताया बीएससी, और बीएससी तो शायद आपने डीयू से मैं बताया। हाँ डीयू में मैंने खालसा से की है, हम्म, और फिर उसके बाद मेरी मास्टर्स थी आइजर पुणे से, अच्छा अच्छा, क्या बात है। और पीएचडी भी मेरी वहीं पे थी। बट पीएचडी मेरा जॉइंट प्रोग्राम था 2-3 इंस्टीट्यूट्स का,
ओके, तो फिर पीएचडी मैंने छोड़ दी थी कोविड के टाइम पे। ठीक है। और अभी अभी वैसे आप आप अभी आप जॉब कहाँ कर पे रहे हो हो? भैया? हाँ, जॉब कर रहा हूँ मैं। चलो कहाँ पे सही हो भैया अभी? मैं एक पब्लिक सेक्टर बैंक में मैनेजर हूँ। अरे है। वाह, आईबीपीएस। नहीं, वाह वाली बात नहीं है भाई वो। मैंने चलो, चलो। बैंकिंग इसलिए ली थी क्योंकि सबसे जल्दी यही जॉब चलो थी। ठीक है, ग्रुप मेंबर्स अगर आपके पास कोई और सवाल है इन दोनों के लिए जिन्होंने मेंस लिख रखा है, और एक और चीज़ है कि एक और चीज़ ये है कि क्या बोलते हैं, अगर कोई बच गया है जिन्होंने मेंस लिख रखा है, क्योंकि ग्रुप में बहुत सारे लोगों ने मेंस लिखा है, तो प्लीज़ आप भी सामने आएँ एंड इन हाँ, दोनों ने काफ़ी लोगों ने काफ़ी लिखा है। हाँ, एक्सटेंसिवली इन दोनों ने काफ़ी कंट्रीब्यूट करा है एंड पीपल वेयर रियली एप्रिशिएटिंग, श्रीनिवास ने और अनुपम भाई ने। तो आप में से और भी कोई आगे आना चाहता है तो प्लीज़ आइए, इट इज़ द मोमेंट, क्योंकि वी ऑल एग्री कि टाइम हमारे पास बड़ा लिमिटेड होता है। तो बेटर है कि स्ट्रैटेजी जितनी पहले बन जाएगी उतना बेटर होगा। सचिन डागर का क्वेश्चन ये है कि प्रीलिम्स का थोड़ा-सा बता दीजिए क्या अप्रोच रखनी है? तो प्रीलिम्स का अप्रोच प्रैक्टिस एड ही होना चाहिए, प्रैक्टिस एडेड होना चाहिए। क्योंकि पढ़ने को बहुत कुछ होता है, बट अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो रियल मोमेंट पे आप क्वेश्चन को कैसे अटैक, क्योंकि कई बार प्रीलिम्स के क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बिना नॉलेज के बनते हैं। तो वो ये जो आपके हाँ, पास आपके पास तभी आते हैं जब आपने प्रैक्टिस करा होता है। और बहुत सारे, जैसे मेरी जो 2023 वाला अटेम्प्ट थी ना, उसमें मैंने लास्ट के 1 महीने में 20 पेपर्स लगाए होंगे और मेरे 100 से ऊपर मार्क्स बने थे। और 2023 का पेपर बहुत घटिया था। हाँ, अगर अगर किसी को और याद मैं, हो जिन तो। लोगों को नहीं पता, 2023 में मैं सीसेट फेल कर गया था अरे 0.017 बाप रे मार्क्स से। बाप! 65.83 आए थे 2023 मेरे और 66 आने चाहिए थे। 2023 का पेपर जीएस वाला भी, सीसैट वाला भी, वो तो मतलब एकदम हाँ, मौत और मैं बता मौत रहा हूँ मैं सामने फेल एकदम। क्यों करा था, मैं आपसे शेयर भी कर देता हूँ। मैंने 3 बबल्स गलत मार्क किए थे, जिस वजह से मैं फेल कर गया था। तो ये चीज़ एक तो इट इज़ लाइक कि अब हर छोटी-छोटी चीज़ काउंट होती है। एग्ज़ामिनेशन आपको हर तरीके से नियर परफेक्ट होना होता है। तो मैं बता देता हूँ, बड़ा सिंपल सा स्ट्रैटेजी मैं खुद अपनाया था कि जितनी पीवाईक्यू सॉल्व कर लो प्रीलिम्स के, और जितने फॉरम आईएएस के L1 L2 सॉल्व कर लो। L1 L2 सॉल्व करने से फायदा ये होता है कि आपकी बेसिक बड़ी अच्छी हो जाती है। और जब ट्रू। बेस अच्छा होता है ना, तो आप हर तरीके से हाथ पैर, मतलब सिंपल सी बात है ना कि आर्मी में वो 1 टू 1 वो ड्रिल कराते हैं। क्यों कराते हैं? क्योंकि आपके मसल की हर स्ट्रैंड ट्रेन हो जाती है। तो फिर किसी भी वार सिचुएशन में आपको भेजेंगे तो आप सब कुछ हैंडल कर लोगे, चाहे सिचुएशन कितनी ही डायनामिक क्यों ना हो। तो प्रैक्टिस आपके लिए यही काम करता है कि, और आपका दूसरा सवाल ये है कि करंट के लिए क्या प्रेफ़र करें? यार करंट के लिए सबका अपना-अपना है। मुझे लगता है कंसोलिडेटेड पढ़ाई करो, अगर आपकी एनालिटिकल एबिलिटी सही है तो न्यूज़पेपर मैं ड्रॉप कर देता हूँ खुद का, बाकियों का मुझे नहीं पता, और मैं बस विज़न आईएएस के मॉड्यूल्स को फ़ॉलो कर लेता हूँ, और वो भी सेलेक्टिवली। मेरा सबसे प्रायोरिटी में होता है इकोनॉमिक्स, एनवायरनमेंट, फिर आर्ट एंड कल्चर वाला हो जाता है, क्योंकि आर्ट एंड कल्चर मोस्टली करंट से इन्फ्लुएंस होके आता है। ठीक है? उस तरीके से फिर साइंस एंड टेक कर लेते हैं। ये 4 मैं सबसे पहले कर लेता हूँ और बाकी वो बाद में करता हूँ। तो दिस इज़ हाउ आई प्रोसीड, और 100 के आसपास आ जाता है। दूसरा, अपना श्रीनिवास भी बहुत एक्सपर्ट है प्रीलिम्स में 100 से ऊपर लाने में, तो वो भी बता सकता है। श्रीनिवास, इफ यू वांट टू कंट्रीब्यूट कि बंदे का प्रीलिम्स में कुछ अगर आप गाइड कर दो, आप क्या बोलते हो? आई थिंक ही वेंट ऑफ फॉर व्हाट? या आई थिंक इन ओके, ओके। तो बाकी अनुपम जी, आपसे लाइक इट वाज़ रियली ग्रेट। आपने जिस तरीके से कॉन्फिडेंस भरा है लोगों में, क्योंकि आपने कॉन्फिडेंस इस तरीके से भरा है ना कि आप जॉब कर रहे हो, आपने कहीं कोई खास तैयारी नहीं करी है, एंड बट दैट, लाइक देयर इज फेयर डिस्क्लेमर कि मेरा बैकग्राउंड फिजिक्स है। दैट इज द डिस्क्लेमर हियर। तो दिस इज द केस फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल हियर, उनका बैकग्राउंड या फिजिक्स ही देन है। हाँ, फिर है अच्छी ना? बात। तो मतलब कि कॉन्फिडेंस की बहुत अच्छी बूस्ट थी, और कुछ लोग तो बड़ी अच्छा फील कर रहे हैं। देन एक क्वेश्चन इन और भी है हमारे पास, प्रत्युष झा का, कि हाउ टू सेग्रीगेट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, सिंस वी रीड द टेक्स्ट बुक इन द फिजिक्स द अमाउंट ऑफ द डेरिवेशन इज ओवरवेलमिंग। देन अगेन इसका आइडिया आपको पीवाईक्यू से ही लगेगा। एक बार पीवाईक्यू को रिपीटिशन बुकलेट वाली। लेके, पीवाईक्यू को बुकलेट लेके बैठिए तो सही, उसको लाइन बाय लाइन पढ़िए तो सही, किसी को अरे बताने की आपका जरूरत जो नहीं जिप पड़ेगी। फाइल है ना, दैट इज हाँ, गोल्ड। अगर मेरे को अच्छा। पहले मिला होता ना, शायद एक मतलब शायद 6-7 महीने पहले, हम्म, तो आई कुड हैव कंप्लीटेड इट इन मच बेटर मैनर। क्योंकि आपको अब इस लेट स्टेज में पीवाईक्यू प्रैक्टिस करने का वो नहीं रहता है, पीवाईक्यू पढ़ने का ही स्कोप था। अगर हाँ, हाँ, अगर कोई अभी प्रिपरेशन शुरू कर रहा है तो वो अभी पीवाईक्यूज देख के प्रॉपर प्रैक्टिस भी कर सकता है।
हाँ, बिल्कुल पीवाईक्यू में मैंने और भी इंटरनेट और एआई का हेल्प लेके मैंने जो इंट्रो कंक्लूजन डाला है, दे आर द गुड पॉइंट, दे आर एक्यूरेट इनफैक्ट। हाँ। बहुत लोगों ने इसको बोला है कि हाँ, हम रियल एग्जामिनेशन में उतना रेप्लिकेट तो नहीं कर सकते हैं, नहीं कर हाँ, हाँ, बट अगेन जितना कुछ मिल जाए दिमाग में हो वो बेटर है। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग जीएस तो मतलब एटलीस्ट मैं जीएस में बहुत अच्छे इंट्रो कंक्लूजन का एक शॉर्ट नोट्स लेके प्रिपेयर किया था, हम्म, बट वो एक्चुअल एग्जाम में शायद 4 या 5 क्वेश्चन में ही डाल पाया, बाकी अच्छा। क्वेश्चंस में नहीं डाल पाया मैं। वैसा ही केस इसमें भी है कि आप एक बार वैल्यू एडिशन लेके रख लो, अगर आप कुछ क्वेश्चन में भी डाल पा रहे हो तो दैट इज बेसिकली पुशिंग चेरी यू ऑन 1 टॉप मार्क्स वाली अहेड। बात हो जाती है, हाँ, हाँ। 1 मार्क्स अहेड और 5-10 मार्क का क्या वैल्यू होता है ये रिजल्ट के दिन ही पता चलता है। रिजल्ट के दिन पता लगता है और रैंक पुश करने में मजा आता है। कहाँ आप 300 रैंक रैंक आओगे और हाँ, कहाँ आप एक्चुअली 200 रैंक, हाँ। 100 रैंक डिफर कर जाती है लोगों की। हुँ, और यही तो होता है ना, मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि देयर इज ह्यूमंस के लिए एक बड़ा ही अच्छा फंडा काम करता है साइकोलॉजिकल लेवल पे, कि दैट इज ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ कॉन्फिडेंस। जब आप एक जगह अच्छा करते हो ना, तो आप करेक्ट ऑटोमेटिकली एग्ज़ैक्टली। दूसरे जगह भी अच्छा करते हो। मैं आई एम फर्म बिलीवर ऑफ दिस कि अगर आपका मेंस का प्रिपरेशन अच्छा है तो आपका प्री अच्छा जाएगा। हाँ, देयर हाँ। इज़ मतलब इट इज ऑल वे मोर चांस। कनेक्टेड, पूरा क्वांटम एग्ज़ैक्टली। एंटेंगलमेंट इधर आपको देखने को मिलेगा। कि अगर और आपका एक भी, मैं बताता हूँ, मेरे 2022 में फिजिक्स इतना गड़बड़ था कि फिजिक्स की ग्रेविटी, गड़बड़ की जो ग्रेविटी है ना, जीएस को ले डूबा था। हाँ, ठीक है, तो ये होता हाँ, है, वो इट डर के इट मारे। हैपेंस। हाँ, डर के एग्ज़ैक्टली। मारे आप हाँ, फिजिक्स में अच्छे से नहीं कर पा रहे हो और उस वजह से आप जीएस भी नहीं कर पा रहे हो। तो यू विल हैव टू बी गुड एवरीवेयर, है ना? प्रीलिम्स के लिए भी, हर जगह, मेंस के लिए भी। और इंटरव्यू तो चलो है ही, इंटरव्यू तो एक चीज है, बट इंटरव्यू है कि आपका आसान हो जाता है अगर आपका मेंस आप अच्छा हो हाँ, जाता है तो। वो आप इंटरव्यू से फिर खाली इंटरव्यू बिकम्स अ रैंक डिसाइडर अगर आपने हम्म, नेम अच्छा हम्म, किया है तो। अदरवाइज़ हाँ। फिर आप इंटरव्यू के भरोसे सिलेक्शन लेने नहीं जा सकते हो। हाँ, इंटरव्यू इज इंटरव्यू द अच्छा होना ओनली टर्शियरी थिंग आपको हाँ, जीएस मेंस के हिसाब से ही करनी पड़ेगी। और बहुत लोग पूछते हैं कि प्रीलिम्स और मेंस का अलग पढ़ें क्या? द आंसर इज नो, आपको अलग पढ़ने की जरूरत नहीं है। मेंस इज द आपको प्योर प्रैक्टिस अलग करने की कॉन्सेप्ट। ज़रूरत है। हाँ, बिल्कुल, दैट पढ़ाई तो हाँ, वही है। दैट और कई हाँ, बार आपको अनुपम भाई, आपने ये फोकस करा होगा कि जब हम मेंस की पढ़ाई करते भी हैं तो मेंस के एक्सप्लेनेशन में हमारे लिए प्रीलिम्स का मटेरियल बना होता है वहाँ पे। प्रीलिम्स का मटेरियल बना होता है और इनफैक्ट जब आप प्रीलिम्स भी पढ़ते हो तो आपको हम्म, कुछ डेटा ऐसा मिल जैसे जो मेंस आपका में काम आ जाता है। हाँ, आपने बिल्कुल। आपकी साल का वो पढ़ा होगा आपके साल के लिए इम्पोर्टेंट भी था इंडियन फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 वाला जो अभी पब्लिश हुआ था। आपकी बात के प्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, हर 2 साल में आता है, हर साल को एक ना एक प्रीलिम्स का क्वेश्चन बिल्कुल, आता है उसमें। बिल्कुल। उसमें आपने डेटा पढ़ा कि आपका यूके में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट फायर होता है बिकॉज़ आपको वो रिपोर्ट पढ़ना है। वो पढ़ हम्म, के आप इस साल के डिज़ास्टर मैनेजमेंट पे डाल सकते थे उसको। तो आपको बिल्कुल। प्री पढ़ के भी मेंस के पॉइंटर मिलते हैं और मेंस पढ़ के भी प्री के पॉइंटर मिलते हैं। हाँ, और दूसरी बात है, मेंस में जो मार्क्स जो मैक्सिमाइज करने का सबसे सिंपल फंडा ये है कि जो भी आप अपनी बात लिखो उसको हवा में मत लिखो, उसके लिए कुछ एग्जांपल्स, कुछ एग्ज़ैक्टली सब्सटेंशिएशन हाँ, डाल दो। कुछ एग्ज़ाम्पल क्योंकि या फिर हवा में तो किसी का सारे ही नाम लोग बात करेंगे, जो भी हाँ, 11-12 हजार लोग मेंस देते हैं ना, सबके पास कुछ ना कुछ बोलने को होता है, लिखने को होता है। बट उसका सब्सटेंशिएशन मैटर करता है हमारे लिए, क्योंकि हमारी बात पे कोई क्यों भरोसा करेगा? अगर हम कोई चीज़ साइट नहीं कर सकते हैं तो जस्ट बिकॉज़ वी डू हैव समथिंग टू से, तो इससे करेक्ट कोई बात बनती नहीं है। तो दैट इज़ व्हाई वेयर आपके पास शॉर्ट नोट्स होने चाहिए। और हाँ, आपको फार्मूला शीट, जो आपकी बात है कि जो आपने कहा फार्मूला शीट यहाँ पे भी एप्लीकेबल है। आपके पास हर हुँ, सब्जेक्ट के हर टॉपिक से कुछ 2-4 फैक्ट्स तो होने ही चाहिए। करेक्ट अगर बात आ रही है वुमन एम्पावरमेंट की, तो वुमन के हेल्थ के बारे में आपको लिखना ही पड़ेगा। जहाँ पे वुमन हेल्थ के बारे में लिखोगे कि एम्पावरमेंट तो आजकल 360 डिग्री का हो गया है। सिर्फ पैसे या हाँ, फ्रीडम की बात नहीं है, हेल्थ की भी बात आती है। हेल्थ की बात आती है तो आपको उनको एनीमिक होने का कंडीशन भी एड्रेस करना पड़ेगा। तो कोई भी एक छोटा-सा भी सब्सटेंसेशन अगर आप डाल देते हो ना, तो आपका आंसर गोल्ड स्टैंडर्ड हो जाता है, क्योंकि बाकी वो नहीं लिख रहे हैं, ना ही वो लिख पा रहे हैं। बाकी तो और मेंस में ये भी गेम है कि मेंस में जो आपका ग्रोथ होता है या फिर अगर आपका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो डिफरेंशियल होता है। आप हुँ, मेंस का एक क्वेश्चन में इतना अच्छा आंसर नहीं लिख सकते हो कि आपको बाकी लोगों से सेपरेट कर दे। आपको बिल्कुल, एक डिफरेंशियल ग्रोथ लेके चलना पड़ेगा, डेल्टा टी मल्टीपल हाँ, क्वेश्चंस में करना पड़ेगा तो ही वो आगे बिल्कुल। फाइनली रिप्रेजेंट आधा होगा। नंबर, 1 नंबर हर तरीके से हाँ, जुगाड़ते जाओ, तो इस तरीके से आपके हो सकता है कि वही 10 से गोल है। 20 नंबर बन जाएँगे एक्स्ट्रा। और हाँ, 10 नंबर एग्ज़ैक्टली वही एक्स्ट्रा गोल बन है। रहे हैं एवरेज से, तो आप समझ रहे हो कितना आप 4 पेपर में आपके 40 नंबर एक्स्ट्रा बन रहे हैं। इवन बेयर मिनिमम भी लेके चल रहा हूँ तो। और ये 40 हाँ, नंबर इट इज़ जिन मतलब हमें समझने की बात है, 40 नंबर इज़ द ह्यूज डिफरेंस। वही ना वो बट वो जब हर एक पेपर में जब आप 2 एक्स्ट्रा फैक्ट लिख के आधा नंबर बढ़वा रहे हो तो उधर नहीं फ़ील होता है वो। जब पूरा बिल्कुल। क्युमुलेटिव वो दिखता है तभी फ़ील होता है। हुँ, और बिल्कुल। एक और चीज़ बोलूँगा कि सेग्रीगेशन प्री और मेंस में भी नहीं करना चाहिए और सेग्रीगेशन जीएस के पेपर्स में भी नहीं करना चाहिए।
क्योंकि आप आपका देखो बहुत सारा जीएस, चीजें हो जाती हाँ जीएस की इथिक्स की बहुत सारी चीज आपको जीएस 2 में मिल जाएगी। जीएस 2 का बहुत सारा जीएस 1 में मिल जाता है है। बात पर्टिकुलरली लास्ट कुछ ईयर्स में आप अगर हम्म, जीएस 1 का पेपर उठा के देखोगे तो इस साल जीएस 1 में एक पेपर वही आया था वही अब जो एक जो नया एक चीज इमर्ज पूछने हो रहा है वो वाला हो रहा है पोएटिक्स का था। इंटरडिसिप्लिनरी वाला, कि एक सब्जेक्ट हाँ दूसरे सब्जेक्ट में ओवरलैप हो जा रहा है। और एज इट इज उठा के डाला हुआ है। और आप देखो ना, आप जीएस 2 और जीएस 4 ही उठा के देख लो, सबसे ज्यादा ओवरलैप तो आपको इनका ही देखने को मिल जाएगा। जो भी हाँ एथिक्स का क्वेश्चन कर रहे हैं आप उनको पूरा का बहुत पूरा सारी चीज, गवर्नेंस है। हाँ हाँ उधर आपको मिलेगा। सोसाइटी की भी बात, सोसाइटी की बात तो आपको जीएस 1 में भी मिलेगी, जीएस 2 में भी मिलेगी और जीएस 4 में भी मिलेगी। करेक्ट। तो चीजें बड़ा तो ये सब समझने की बात है। और ये ऐसा नहीं है कि जो भी हम बातें कर पा रहे हैं कि हमारे पास बहुत बड़े या हम लेवल का फॉलो कर ज्ञान है। पा रहे हैं। हाँ, ये एट द एंड हम आपकी तरह ही एस्पिरेंट है, लेकिन पीवाईक्यू ढंग से एटलीस्ट समझ रखा है। और ये भी गेम है कि हाँ, मैं जो चीजें बोल पा रहा हूँ ये चीजें मैं खुद भी फॉलो नहीं कर पाता हूँ। भाई नहीं हो अब पाती वो मैं है चाहे आइडियली। हाँ इसकी हम आइडियल चीजें बोल रहे हैं और करने की exactly। बात आती है तो अभी हो सकता है कि आइडियली हमें ये मीटिंग कट करके कुछ पढ़ाई करना चाहिए, बट आइडियली हम सब, क्योंकि इतना लोग एग्जॉस्ट हो जाता अभी है तो कि नहीं अभी तो हम बिट बाय बिट कल चीजें, पेपर लिख के आया हूँ 2-3 दिन आराम करूंगा अभी तो नहीं है ना। आइडियली यही है। हाँ, तो आइडियल चीजें फॉलो नहीं हो पाती हैं, बट आइडियल आपको चीजें नहीं हो टेंड पाती है करना उसके अलावा चाहिए। करेक्ट। और अरे आपको आप अपने दोनों, अरे अनुपम जी, आपसे एक और रिक्वेस्ट है सचिन की, कि आपकी अगर टेक्स्ट कॉपीज अगर आप शेयर कर पाए तो। टेस्ट मैंने एक भी नहीं लिखा चलो तो भाई देख लो इन्होंने। क्योंकि मैं वर्किंग एस्पिरेंट हूँ तो मैं फुल टेस्ट दे ही नहीं पाता था। मैं बताता हूँ मैंने इसको कैसे कवर किया था। हम्म, आई हैव अ पीयर ग्रुप हम्म, जो 2-3 लोग मेरे साथ प्रिपेयर कर रहे हैं मेल्स लिख रहे थे। तो हम्म, मैं सुबह सुबह उठ के पहला काम, क्योंकि मैं लेट तक पढ़ता था 2 बजे तक पढ़ता था, मेरे को 9 बजे जॉब पे निकलना होता है। तो अच्छा मैं अच्छा, 8 बजे उठ के सुबह सुबह 15 मिनट में ट्राई करता था कि 2 10 मार्कर लिख दूं, या फिर क्या ये ट्राई बात है। करता था कि 20 मिनट में 2 15 मार्कर लिख दूं। ऐसे करके मैंने आंसर राइटिंग का प्रैक्टिस किया और मैंने कोई भी फुल टेस्ट नहीं लिखा। मेरे पास शॉर्ट नोट्स है जो शायद मैं शेयर कर सकता हूँ क्योंकि शॉर्ट वही नोट्स है आप मेरे पास शेयर जो कर पड़ा हुआ है। दीजिए एक बार। अच्छा, आप अभी आराम कर लीजिए क्योंकि आप लोग काफी थके हुए हैं। जैसे ही टाइम मिले कि ढंग से शॉर्ट नोट से स्कैन करके आप ग्रुप में डाल दीजिए। नहीं और स्कैन करके रखा हुआ है बिकॉज मतलब मैं शेयर कर दूंगा जैसे मेरे को टाइम मिलेगा, शायद अभी तुरंत ना कर पाऊँ। हाँ, एक आध जीएस के सब्जेक्ट का और एक आध फिजिक्स के मॉड्यूल का वो मैं शेयर कर दूंगा कि अच्छा, मैंने किस तरह से ग्रुप बनाया में था। फ्लेम बनी के आप नाम से आप ही हो क्या? हाँ हाँ फ्लेम बनी हुई है। अच्छा, तभी मैं समझ रहा। चलिए, बहुत मतलब आपसे बात करके बहुत इंसाइटफुल आइडियाज मिले हैं सबको, इंक्लूडिंग भी, क्योंकि आपने मतलब प्रॉपर 410 का जो अटेम्प्ट करके आपने दिखाया है, जितना बेयर मिनिमम, अगर आपको फुल टाइम एस्पिरेंट बना दिया जाए तो आप 700 470 80 आप क्रॉस कर सकते हो। इतनी कैपेबिलिटी नहीं आपको। वो बस लगता है एक्चुअली बट वो ठीक कौन सा है, लॉ है ना लगता कि है, वर्क लेकिन एक्सपेंस। एटलीस्ट इतना लगता भी तो नहीं है ना बहुतों के लिए। आपके लिए लग रहा है। द थिंग इज कि जिस तरीके से, जिस परिवेश में आपने तैयारी करी है और जिस वो तरीके से आप लिख रहे वो हो। मेरे को हाँ ये चीज खाली मैं एक्स्ट्रा थोड़ा सा बोलना चाहूंगा बस 30 हम्म, सेकंड कि ये हम सबको लगता है, सबका अपना अपना प्रॉब्लम आ ही जाता है। मेरे को हम्म, जैसे जॉब जरूरी है, किसी की तबीयत खराब हो जाती है, कोई क्या यहाँ पे किसी का यहाँ पे प्रेशर है, किसी के साथ कुछ और है। तो हम्म, सबके साथ कुछ ना कुछ। और एक और चीज याद रखना कि प्रिपरेशन का जर्नी लंबा है, तो हम्म, अपने प्रॉब्लम्स का स्पेस रखना अपने शेड्यूल में। आपको आप कोई शेड्यूल फॉलो कर रहे हो, आपके साथ कुछ हो जाता है, मान लो कि टाइफाइड हो गया लेट्स से, हम्म, तो आप अपना शेड्यूल इस तरह से फ्लेक्सिबल रखो, या फिर अपने आपको डोंट गिव योरसेल्फ मेंटल स्ट्रेस ओवर दिस बिकॉज दीस थिंग्स विल हैपन। दीस थिंग्स हैव ऑलवेज हैपेंड। ये हम्म, आपके आपने यू हैव डिसाइडेड टू बिकम यूपीएससी एस्पिरेंट डज नॉट मीन कि आप बीमार नहीं पड़ोगे या आपके साथ कुछ बुरा नहीं हो जाएगा, या लेट्स से काफी सारी पर्सनल प्रॉब्लम्स भी आ जाती है रिलेशनशिप वगैरह से रिलेटेड या और भी हम्म, चीजें। हम्म, तो हाँ ये ऐसी चीजें आएंगी, बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। इसके पीछे डोंट बीट योरसेल्फ ओवर। और ये ऐसा भी है कि किसी के आप कमिटमेंट्स जॉब को लेके, किसी के कमिटमेंट्स फैमिली को लेके कुछ ना कुछ होंगे। तो आप अपना अपना शेड्यूल यस, अपने आप खुद ही बनाओ बैठ ट्रू के ट्रू और ट्रू उसको ट्रू। फ्लेक्सिबल रखो इन चीजों के लिए। डायनेमिक होना इज द स्ट्रेंथ हियर। हाँ ये बात तो हाँ है। चलिए, बहुत सारे पर्सनल मैसेज ऐसे आ रहे हैं जिनमें लोग रियली में आपसे इंस्पायर्ड हैं। तो थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी के जो हम सबके साथ आपने बात करी। अरे नहीं नहीं तो okay, मैं बिकॉज अगेन एट द एंड ऑफ द डे मैं भी आपके जैसे एस्पिरेंट हूँ हाँ, और हम सब है, मैंने लेकिन भी ये सब अल्टीमेटली द हाँ पॉइंट इज कि यू आर एग्जीक्यूटिंग इट अ लॉट बेटर। द पॉइंट इज कि एग्जीक्यूशन आप काफी अच्छा कर रहे हो, और ये हम सबके लिए सीखने की बात है। मैंने भी ऐसे ही सीखा है पीयर ग्रुप से। जूनियर्स हो गए, जो कुछ सीनियर, हाँ कुछ हाँ, जो जूनियर सिलेक्टेड है, ओके, जैसे मैं नाम नहीं लेना चाहता बट है हाँ हाँ। वो कुछ अभी सर्विस वगैरह में, और तो उन सबसे बात करके मैंने सीखा है सब। ऑसम ऑसम। और शिवरंजन सिंह कह रहे हैं कि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्यूशन
होना चाहिए और 2 क्यूपी नहीं आ रहा है। हाँ, देखिए ऐसा हो रहा था कि कुछ मैं 2-4 लोगों के साथ मेंस के लिए लगा हुआ था, तो इवन आई वाज़ ऑक्यूपाइड इन दिनों पिछले 1 वीक में, तो 1 वीक में 2 क्यूपी नहीं आया है। 2 क्यूपी कल से आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि उसमें हम मोस्टली यही कर रहे हैं कि बुक के पीछे वाली प्रॉब्लम को कॉपी पेस्ट करके सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कल से 2 क्यूपी आपको मिलना शुरू हो जाएगा। नाउ आई एम फ्री, तो इनफैक्ट जो मेंटरशिप वाली ग्रुप भी था वो भी पॉज़ पे थी और 2 क्यूपी भी पॉज़ पे था। ये कल से सब कुछ रिज़्यूम हो जाएगा। तो आप में से जो भी उनके रिस्पेक्टिव सब्सक्राइबर्स हैं, तो यू विल स्टार्ट गेटिंग इट बैक। हाँ, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। आप और जब भी आप लोगों को लगे कि यू नीड सम ऑनलाइन मीटिंग, जस्ट आप बता दो, हम महीने में 1 से 2 बारी तो कर ही सकते हैं। ठीक है? तो आई थिंक दे आर ग्रेट पीपल। ये तो अभी आए हैं, बहुत सारे और भी लोग हैं। एक पिछली बार कोई बंदा था विश्वास करके, आई थिंक उससे भी बात नहीं हुई है। वो पिछली बार आईपीएस बन गया था, ठीक है? तो ही इज़ लाइक जान-पहचान वाला ही बंदा है, तो इस बार वो आईएएस के लिए दे रहा है। तो अभी उससे भी बात करनी है, एक बार उसे भी लाते हैं। तो देयर आर गुड पीपल, बहुत अच्छे लोग हैं जो छुप के बैठे हुए रहते हैं। अनुपम भाई आज पहली बार वाप सामने आए हैं, तो इट इज़ पेपर कि पेपर खत्म हो गया ना। हाँ, हाँ। तो अब हाँ, बिल्कुल यार, अब आप लोगों को थोड़ा बाहर आके और अपने एक्सपीरियंस से, क्योंकि कई बार होता क्या है कि जो गलतियाँ हमने कर रखी हैं पुराने टाइम में, वो गलतियाँ करेक्ट, दूसरे ना करें। नहीं करनी चाहिए और हाँ, हाँ। चाहता भी नहीं मैं, बिकॉज़ हाँ, बहुत बुरा बिल्कुल। लगता है। हाँ, हाँ, बहुत जब बुरा आपको लगता है। जब पता आपको होता है कि लगता आपका है कि खाना आप ये एक कर हाँ, सकते थे हाँ, और आप नहीं कर एग्ज़ैक्टली, पाते हो, तो बुरा लगता है। हाँ, एग्ज़ैक्टली। अगर कर ही नहीं सकते हो तो एक अलग बात हो जाती है, लेकिन कर सकते हो तो बुरा लगता है। तो दिस इज़ व्हाट इट इज़ रियली इंसाइटफुल। और आपकी जो भी चीज़ें, और हम जो पीवाईक्यू की जो बुकलेट है, स्टिल हम अब दूसरी तरफ प्रोसीड कर रहे हैं 1990 ऑनवर्ड्स और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। तो एक रिक्वेस्ट यही होती है मेरी ग्रुप से कि एक प्रूफ रीडिंग की इश्यू होती है मुझे। मुझे प्रूफ रीडिंग खुद से करनी पड़ती हाँ, है। तो अगर आप में से जब भी आप उसको सॉल्व करो तो लगे कि यहाँ पे कुछ गलत है, तो बस बता दो कि इस पेज के इस क्वेश्चन में ये गलती दिख रही है मुझे। बाकी मैं सँभाल लूँगा उसको। तो प्रूफ रीडिंग का इश्यू बस अगर ग्रुप की तरफ से सॉल्व हो जाता है, तो एकदम पूरा रामबाण इलाज हो जाएगा पीवाईक्यू सॉल्यूशन सबके लिए। और अभी भी वो मेरे हिसाब से इट इज़ करेक्ट, पीवाईक्यू बट एज़ इट इज़ हाँ, एज़ हाँ, इट इज़ भी रामबाण ही है। हाँ, अगर पीवाई कोई अगर कोई पीवाईक्यू उठा के खाली अपना ये हैबिट डाल ले हुँ। कि मैं डेली 10-10 क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। 1 घंटा या हुँ। 1.5 घंटा ही लगेगा। 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ले, ट्राई करे खुद करने का, नहीं हो रहा तो जाके सॉल्यूशंस देख ले। ऐसे मतलब करके शुरू 10-10 में क्वेश्चन आप वर्ड से पढ़ोगे। ओवरव्यू ले ले, बाद में डेप्थ में जाए। देयर आर स्टेजेस जहाँ पे आप हाँ, आगे बढ़ सकते हो। हाँ, एग्ज़ैक्टली, करेक्ट। चलिए ठीक है, आई थिंक आप में से किसी और का कोई सवाल है, अदरवाइज़ वी कैन कंक्लूड। 1 घंटा 40 मिनट कैसे बीत गया पता भी नहीं चला। तो इट वाज़ रियली गुड कि जो आप में से 3-4 लोगों ने जो भी सजेशंस दिए हैं लोगों को, एंड दे आर इनफैक्ट प्रैक्टिकल। आई टोटली हार्ट से मैं आपकी बातों के साथ सहमत हूँ कि आपने बड़ा ही अच्छा बात बोला कि कॉम्पैक्ट शॉर्ट नोट्स होने चाहिए, फॉर्मूला शीट होनी चाहिए। पीवाईक्यू तो आपको सॉल्व करने ही करने हैं। अगर इतना करते हो, तो आप इनकी पोज़ीशन पे जाने से कभी भी, मतलब आप चले ही जाओगे, आपको कोई रोक नहीं सकता है। हाँ, फिर लास्ट में समथिंग विल कम डाउन टू योर एग्जीक्यूशन, समथिंग विल कम डाउन टू योर लक। ये आपके कंट्रोल में नहीं है, बिल्कुल। आपने अपना काम कर दिया, खत्म। बस चलो, चलो ग्रेट यार। तो हम कंक्लूड करते हैं, आई थिंक कि दिस मीटिंग कैन बी कंक्लूडेड नाउ। सो थैंक यू ऑल। मिलते हैं, इसकी रिकॉर्डिंग हो चुकी है, रिकॉर्डिंग में डाल दूँगा प्रोसेस करके ग्रुप में। सो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट, जब भी मौका बने। सो थैंक यू एवरीवन, गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू। चलो बाय, बाय, बाय।